हेलो स्टूडेंट्स इन जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एंड बियॉन्ड सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों तक लेकर आया जाता है, आप लोगों को अवेलेबल कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के एक या दो चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या फिर कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें, बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट लेकर आ सकें, बट साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में भी अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग भी अपना एक योगदान दें, आपका भी अपना कंट्रीब्यूशन हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने हमारी क्लास 12 हिस्ट्री की जो पहली किताब है और उसका जो पहला चैप्टर है, पहली किताब कौन सी है हमारी, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, और इसका पहला चैप्टर यानी कि हमारी थीम 1 जिसका नाम है बीड्स बोन्स एंड ब्रिक्स अंडरस्टैंडिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस चैप्टर के इस चैप्टर में हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी तक का जो तक जितने भी टॉपिक्स वगैरह हैं वो सारे कवर कर लिए थे। आज के सेशन में हम लोग इस चैप्टर या फिर इस थीम के लास्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में इसकी जो टाइमलाइंस वगैरह दी गई हैं उसको हम लोग देखेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक में अब हम लोग ये समझेंगे कि जो भी सामान हमको मिलता है किसी पर्टिकुलर जगह पे एक्सकवेशन करने के बाद में, किसी पर्टिकुलर जगह पे खुदाई कर कर जो भी सामान वगैरह हमारे हाथ लगता है, तो उसकी मदद से एक बीते हुए समय की सिविलाइजेशन को, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन को जिसकी कहानी कहने के लिए उसके लोग अब जिंदा नहीं है, उसको हम लोग किस तरीके से समझते हैं उस सारे सामान की मदद से, किस तरीके से उस सामान को सीक्वेंस में हम लोग जमा कर एक अंडरस्टैंडिंग जो है उस सिविलाइजेशन के बारे में निकालने की कोशिश करेंगे। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और इसी के साथ में हमारा ये जो चैप्टर है वो भी कंक्लूड हो जाएगा, या फिर यूं बोलूं कि इस चैप्टर के सारे जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हैं सारे टॉपिक्स के, वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में कंक्लूड हो जाएंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चलें शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक ऑफ बीड्स बोन्स एंड ब्रिक्स, दैट इज अवर थीम नंबर 1 फ्रॉम बुक नंबर 1 ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री। चलें देखते हैं सर। As we have seen, it is not the Harappan script that helps in understanding the ancient civilization. Rather, it is the material evidence that allows archaeologists to better reconstruct Harappan life. This material could be pottery, tools, ornaments, households, objects, etc. Organic materials such as cloth, leather, wood and reeds generally decompose, especially in tropical regions. What survive are stone, burnt clay (bracket में terracotta, metal, etc.). तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका सेंस ये निकल कर आता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के जब पहले टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े थे, इसके प्रीवियस जो लेक्चर्स वगैरह हम लोगों ने देखे थे, उसमें जब हम लोगों ने समझा था कि किस तरीके से हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझा है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने में हमारे ज़्यादा काम हड़प्पा वालों की स्क्रिप्ट नहीं आई थी, क्योंकि ये स्क्रिप्ट तो हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। ये जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो आज तक अनडिसाइफर्ड है। ये जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है ये आज की तारीख तक अनडिसाइफर्ड है, इसको आज तक हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। तो इसको क्योंकि हम पढ़ ही नहीं सकते तो इसमें क्या लिखा है वो हम समझ नहीं सकते, इसलिए हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है या हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट है जिसमें वो लिखा करते थे वो हमारे कुछ खास काम नहीं आई हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने में। ये बात जो है यहाँ पर बताई गई है कि अपने खास काम जो है हड़प्पन स्क्रिप्ट या हड़प्पन सिविलाइजेशन की वालों के जो लिखने की शैली है, जो लिखने की स्क्रिप्ट थी, लिपि थी, वो अपने कुछ ज़्यादा काम नहीं आई। उसकी मदद से हम लोगों ने इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जाना। इसकी जगह जो चीज़ हमारे काम आई, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हमारे काम आए, जिसकी मदद से हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से या ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सके, वो थे हमारे मटेरियल एविडेंस। जो मटेरियल एविडेंस हमको यहाँ पर मिला है उसकी मदद से आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह ज़्यादा बेटर तरीके से हड़प्पन लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट कर पाए, ज़्यादा बेटर तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो भी उनकी स्टडी थी उसको वो कंडक्ट कर पाए। अब ये मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वगैरह थे क्या क्या, या फिर जनरली जो मेजर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स थे जिनको स्टडी किया गया, जिसकी मदद से हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझा गया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी और उसके बाद में धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। उसमें जो मेजर आपके मटेरियल ऑब्जेक्ट्स थे वो कौन कौन से थे? एक थी पॉटरी, उनके हड़प्पा वालों से जो भी हमको पॉटरी वगैरह मिली है, जो भी आपके बर्तन मिले मिट्टी के, एक तो उस सबको हम लोगों ने देखा, अलग अलग तरीके की जो भी पॉटरीज हमको देखने को मिली, उसमें जो भी वेरिएशन देखने को मिला, उसमें कलर का जो भी वेरिएशन देखने को मिला, उसमें डिजाइन का जो भी वेरिएशन देखने को मिला, जो
जो भी एक पैटर्न हमको समझ में आया इनकी डिजाइन वगैरह में, इन सारी चीजों को देखा हम लोगों ने। दूसरा, हड़प्पा में जो हमको टूल्स वगैरह देखने के लिए मिले उसकी मदद से हम लोगों ने इनको समझने की कोशिश करी। तीसरा, इनकी जो ऑर्नामेंट्स वगैरह हमको मिले हैं उसकी मदद से। एंड चौथी चीज जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट, जो अलग अलग आपके घरों में इस्तेमाल होने वाले ऑब्जेक्ट्स आपको यहां पर देखने के लिए मिले हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह की मदद से भी हम लोगों ने इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन को काफी अच्छे तरीके से समझा है, या फिर इसने हमारी मदद करी है काफी अच्छे तरीके से इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन को समझने में। Organic materials such as cotton, leather, woods and reeds generally decompose, especially in tropical region. What survive are stone, burnt clay, terracotta, metal, etc. अब ये सवाल भी उठ सकता है कि आखिर यही ऑब्जेक्ट जो हैं आपके, यही मटेरियल वगैरह की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं को जो है आपने खास तौर पर क्यों इस्तेमाल किया, यही जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हीं को आपने जो है खास तौर पर स्टडी क्यों किया? क्योंकि एक घर जो है उसमें इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें होती हैं, पहनने के कपड़े होते हैं, आपके ओढ़ने बिछाने के कपड़े होते हैं, और भी इसके अलावा कई सारी चीजें वगैरह आपको देखने को मिलती हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते थे। उनका इस्तेमाल ना कर आपने इन्हीं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स वगैरह का इस्तेमाल कर क्यों इस पूरी की पूरी स्टडी को किया? तो इसका जवाब यह है कि जो आपके ऐसे ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि आपका क्लोथ वगैरह हो गया, कपड़ा हो गया, लेदर हो गया, या फिर लकड़ी का सामान हो गया, रीड्स वगैरह का सामान हो गया, और भी इस तरीके की दूसरी चीजें जो हो गई, एक तो ये बहुत आसानी से डिकम्पोज कर जाती हैं, और खास तौर पर जो वो इलाके जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, जहां पे फिर बारिश भी होती है, जहां पे नमी भी पड़ती है, इस तरीके के जो इस तरीके के जो इलाके होते हैं, खासतौर पे जो ट्रॉपिकल रीजन के पोर्शंस होते हैं, यहां पर इस तरीके के मटेरियल या ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह बहुत आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सभ्यता की जो 3, 3.5, 4,000 साल पहले हुई है। अब तब से लेके अब तक में इतना वक्त बीत गया है, इतना ज्यादा जो है आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चीजें घट गई हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में भी चेंजेस वगैरह आ गए। अब इतना वक्त जो है ये ऑर्गेनिक मटेरियल सर्वाइव नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है, डिकम्पोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वही चीज इस ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ में हुई, और क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ट्रॉपिकल रीजन में आने के चलते ये जो डिकम्पोजिशन की एक्टिविटीज हैं, यहां पर जो डिकम्पोजिशन के एजेंट्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। नतीजा ये निकलता है, नतीजा ये हुआ इस चीज का कि ये सारी की सारी चीजें जो है डिकम्पोज कर गई, और जो मेन चीजें अपने पास में बची हैं, जो मेन मटेरियल जिसका बना हुआ सामान अपने पास में बचा, वो क्या क्या था? एक तो आपके पास में पत्थर या स्टोन, या फिर स्टोन से बने हुए जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह थे वो बचे, क्योंकि इस पे ऑब्वियस सी बात है अब आपका ट्रॉपिकल कंडीशंस का कितना असर पड़ जाएगा। थोड़ा बहुत आपका पत्थर के बने हुए ऑब्जेक्ट्स की जो है चमक जा सकती है, थोड़ा बहुत उसकी शाइन चली जाएगी, थोड़ा बहुत उस पर आप कह सकते हैं कि वक्त का थोड़ा असर दिखने लगेगा, मगर ओवरऑल वो सर्वाइव कर जाएगा। लंबा वक्त जो है स्टोन्स आपके सर्वाइव कर जाते हैं। इसी तरीके से जो बर्न्ड क्ले होती है, जली हुई मिट्टी होती है, या फिर किसी पर्टिकुलर मिट्टी का आपने सामान बनाकर उसको आग में तपा के आपको टेराकोटा वगैरह अगर आपने उसे बना लिया, तो वो भी अच्छे लंबे वक्त तक जो है सर्वाइव कर जाता है। तो टेराकोटा का सामान भी इसीलिए बचा रह गया। मेटल वगैरह का सामान अगर आप उसको थोड़ा संभाल के रखो, उसमें रस्टिंग वगैरह ना हो, तो वो सारी चीजें भी जो है बच जाती हैं। और क्योंकि हड़प्पा वालों को आयरन के बारे में तो पता नहीं था, ये लोग जनरली कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया करते थे, और कॉपर एंड ब्रॉन्ज में जनरली रेजिस्टेंस इतना बहुत धीरे धीरे फैलता में, आपका जो कोरोजन होता है वो बहुत धीरे धीरे फैलता है, प्लस इसको जिस तरीके से प्रिजर्व किया गया था उसके चलते ये सारी की सारी चीजें सर्वाइव कर गई। तो ये सवाल कि भाई आपने बहुत से सामान इस्तेमाल कर सकते थे हड़प्पा वालों को समझने में, घर में रहता है आदमी तो 50 तरीके के सामानों का इस्तेमाल करता है, यही सामान क्यों आप मेजर तौर पर इस्तेमाल करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने में? तो उसका जवाब क्या है? यही सामान बचा है, यही सामान सर्वाइव किया है, बाकी सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए जो है हम लोग इस पर्टिकुलर सामान का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ओनली ब्रोकन और यूजलेस ऑब्जेक्ट्स वुड हैव बीन थ्रोन अवे, अदर थिंग्स वुड प्रोबेबली हैव बीन रिसाइकल्ड। Consequently, valuable artifacts that are found intact were either lost in the past or hoarded and never retrieved. In other words, such finds are accidental rather than typical. अब यहाँ पर जो भी सामान अपने को मिला है, ये पॉटरी हो गई, टूल हो गए, ऑर्नामेंट हो गए, हाउस होल्ड के ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो सर्वाइव कर गए, पत्थर की बनी हुई चीजें, बर्न क्ले, मेटल वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजों के जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह अपने को यहाँ पे देखने को मिलते भी हैं। इनमें से मेजर ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो जनरली आपके यूजलेस ऑब्जेक्ट्स थे, या जिनको वेस्ट प्रोडक्ट समझकर हड़प्पा वालों ने यूज करने के बाद में डिस्कार्ड कर दिया था, फेंक फाक दिया होगा उसको, और उसके बाद में वो कहीं पे दबा गया और प्रिजर्व हो गया, बाद में फिर वो जो है हमको मिल गया, हम लोगों ने उसको रिट्रीव कर लिया। कहने का सेंस ये बनता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह आपको मिले हैं, जिनको स्टडी कर आपने अल्टीमेटली हड़प्पा वालों को समझा, ये सारी की सारी चीजें में से मेजर ऑब्जेक्ट्स आपके पॉटरी का सामान हो गया, टूल्स के सामान हो गए, हाउस होल्ड की दूसरी चीजें हो गई, ऑर्नामेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मगर इसके अलावा जो दूसरी आपकी चीजें हो गई, इसमें से भी जो मैक्सिमम सामान आपको मिला है, ये यूजलेस ऑब्जेक्ट्स थे जो हड़प्पा वालों ने इस्तेमाल कर डिस्कार्ड कर फेंक
फेंक दिए थे और वो प्रिजर्व हो गए किसी तरह से दबदबा के किसी जगह पे, एंड उसके बाद में वो जो है हम लोगों को डिस्कवर हुए थे। तो पॉइंट ये है कहने का कि जिन चीजों की मदद से हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझा, उनमें से मेजर चीजें हड़प्पा वालों ने शायद इस्तेमाल कर कर वेस्ट समझकर रिजेक्ट कर दी थी। ठीक है जी, वेस्ट समझकर रिजेक्ट कर दी थी या फिर डिस्कार्ड कर दी थी, और ये हमारी किस्मत थी कि वो बच गई, प्रिजर्व हो गई, और उनको फिर समझकर उनकी मदद से फिर जो है हमने आपका इस सिविलाइजेशन को समझा। क्योंकि वो सारी चीजें जो वेस्ट नहीं हुई थी या फिर हड़प्पा वालों को लगा कि इनका और ज्यादा प्रयोग हुआ हो सकता है या किसी और तरीके से इनका इस्तेमाल हो सकता है, उनको उन्होंने फेंका नहीं होगा, उनको उन्होंने डिस्कार्ड नहीं किया होगा, उन्होंने उसको रिजेक्ट नहीं किया होगा, उन्होंने उसको क्या किया होगा, उन्होंने उसको रिसाइकल कर लिया होगा, किसी एक पर्टिकुलर चीज को किसी दूसरे काम में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होगा। अब जैसे कई लोग हैं, लेट्स से अगर आप स्टेशन पर या फिर कहीं पर पानी पीने के लिए एक पानी की बोतल खरीद लेते हैं। अब कई लोग हैं वो पानी की बोतल में से जो भी पानी वगैरह है पीने के बाद उसको क्रश कर कर फेंक देंगे। कई लोग ऐसा भी करते हैं, कई लोग उसको घर ले आते हैं और उसमें फ्रिज में पानी भर भर के रखना शुरू कर देते हैं। तो ये एक तरीके से उसका इस्तेमाल जो है कंटिन्यू किया जा रहा है। अब कई लोग ये हैं जब उनको लगेगा कि ये काफी ज्यादा पुरानी हो गई, इसका और इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर का पोर्शन काट कर उसमें मिट्टी भर के हो सकता है वो आपका कोई छोटा मोटा पौधा लगा लें। तो पॉइंट यह है कि कई चीजें जो आपको लगता है कि इस्तेमाल हो सकती हैं, कई चीजें जो आप डिस्कार्ड नहीं करना चाहते, कई चीजें जिनके बारे में आपका यह मानना है कि भाई इनका और प्रयोग हो सकता है और उसका दूसरा प्रयोग किया भी जाता है। उसी तरीके से हड़प्पा वाले भी जो सारी चीजें इस्तेमाल करते थे, जब एक बार उनको लगता था कि इनकी यूटिलिटी पूरी हो गई है या फिर वो इस्तेमाल जिस चीज के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है वो अब नहीं हो सकता इनसे, तो उसके बाद में सारी चीजें हड़प्पा वाले फेंक नहीं दिया करते थे, रिजेक्ट नहीं कर दिया करते थे। कई चीजें उसमें से फिर आपका रिसाइकल हो जाती थी और इस्तेमाल हो जाती थी। ठीक है जी, याद रखिएगा इस बात को, कई सारी चीजें उसमें से इस्तेमाल हो जाती थी, रिसाइकल हो जाती थी, उनका शेप एंड साइज बदल दिया जाता रहा होगा, एंड इसके चलते कई बार वो चीजें फिर हम लोगों को रिट्रीव नहीं हुई। तो इसीलिए बड़ी मात्रा में हड़प्पा वालों के को समझने के लिए वेस्ट प्रोडक्ट जो है या फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेस्ट या रिजेक्टेड माल था या जो मटेरियल था वो हमारे काम आया। क्यों? क्योंकि जो इस्तेमाल करने वाली चीजें उनको लगी थी वो सबकी सब उन्होंने रिसाइकल कर मारी। इसके बाद में अब जो अगली चीज जिसकी मदद से हम लोगों ने इसको समझा था, जितनी भी चीजें उन्होंने रिसाइकल कर मारी या रिसाइकल कर डाली, उनका तो हमको कुछ अता पता है नहीं। जो चीजें हमको मिली, आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह, उस पर हमने बात कर ली। इसके अलावा जो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स हमको मिले हैं, यहां पर एक चीज अपन ने डिस्कस करी थी कि इन सारी चीजों में पॉटरी, टूल्स, हाउस होल्ड और ऑब्जेक्ट्स और इन सब चीजों में एक चीज और आ रही थी, वो था ऑर्नामेंट्स वगैरह। तो ऑर्नामेंट एक वैल्यूएबल चीज है, इसको तो ऑब्वियस सी बात है आदमी नहीं फेंकेगा। और ऑर्नामेंट जैसी कोई दूसरे अगर आपके वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स वगैरह की बात कर ले तो वो भी आपके नहीं फेंके गए होंगे, वो आपके वेस्ट प्रोडक्ट नहीं थे, वो आपके संभाल के छुपा के एक जगह प्रिजर्व करके रखे गए थे और उसके बाद में आपको मिले हैं या रिट्रीव हुए हैं। तो जो भी वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स वगैरह आपको मिले हैं जनरली, या फिर जो इस तरह से बोलना चाहिए कि वो वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स जो आपको इंटैक्ट मिले हैं, जो एज इट इज मिले हैं, जैसे वो इस्तेमाल किए जाते थे, वो आपको इंटैक्ट इसलिए मिल गए क्योंकि उनको या तो वो किसी से जिसके वो रहे होंगे उसको वो उनको जो है कहीं पे भूल गया होगा, उससे वो जो है गुम हो गए होंगे, या फिर उनको जो है छुपा के रखा गया होगा, उनकी होल्डिंग की गई होगी, जमीन में कहीं पर गाड़ दिया आपने इस तरीके से, और उसके बाद जिसने उसको जमीन में गाड़ा होगा उसने कभी उसको फिर रिट्रीव नहीं किया, बाद में हिस्टोरियंस के हाथ लग गए कई हजार साल बाद, और उसकी मदद से फिर जो है ये वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स वगैरह को स्टडी किया गया है। तो दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, जिन्होंने भी हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने में हमारी मदद करी है, इनका खोजा जाना या फिर इनको हमारा पा लेना, ये एक्सीडेंटल था, ना कि ये आपका टिपिकली मतलब एक जगह पे आपको पता ही था कि ये चीज मिलनी है, ऐसा नहीं था। आप उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि आपको शायद ज्वेलरी या गोल्ड या ऑर्नामेंट इस तरीके की चीजें एकदम से कहीं पे खुदाई करते करते मिल जाएंगी, मगर किसी ने कुछ हजार साल पहले वहां पे गाड़ दिया था तो आपको मिल गया। तो ये जो आपके वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी मदद से भी आपने पास्ट को या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन को बहुत अच्छे से समझा है, इन वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स का खोजा जाना, इनकी डिस्कवरी कर लेना, ये एक एक्सीडेंट था, ना कि ये कोई पर्टिकुलर आपका टिपिकल डिस्कवरी थी और आपको पता था कि ये तो मिलना ही मिलना है। आपको पॉटरी वगैरह मिल सकती है, आपको दूसरा सामान मिल सकता है, वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर डिस्कार्ड किए ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, ये आपको पता था कि यार ये बड़ी मात्रा में मिलेंगे और इससे समझने में मदद मिलेगी। वो ऑब्जेक्ट जो इस्तेमाल हो गए होंगे, रिसाइकल हो गए होंगे, वो नहीं मिलने वाले। वो ऑब्जेक्ट जो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल के बने होंगे वो मैक्सिमम डिकम्पोज हो गए होंगे, वो नहीं मिलने वाले। मगर ज्वेलरी की कहानी या फिर आपका जो इस तरीके के वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स हैं जो जस्ट के तस इंटैक्ट आपको प्रिजर्व्ड हालत में मिल गए, ये एक किस्मत की बात थी, एक एक्सीडेंटल बात थी, क्योंकि सामने वाला जिसने इनका इस्तेमाल कुछ हजार साल पहले किया होगा, जो उनका एक्चुअल स्वामी था, उसने क्या किया, उसने या तो उसने इनको कहीं पे खो दिया, कहीं पे रखा दिया, भूल भाल गया, उससे किसी ने चुरा लिया और चुरा के कहीं पे कुछ छुपा दिया, इस तरीके की चीजें, और वो फिर उसको कभी वापस रिट्रीव नहीं कर पाया, या तो इस तरीके का कुछ नाटक हुआ होगा। दूसरी चीज जो हुई वो ये हुई होगी
होगी, दूसरी चीज ये हुई होगी कि सामने वाले ने खुद उसको छुपा दिया, कहीं पे गाड़ दिया और उसके बाद में कभी निकाला नहीं, और बाद में किस्मत से खुदाई करते हुए, एक्सकवेशन करते हुए हमको वो चीज मिल गई। तो ये वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स जिसने भी हमारी समझने में मदद करी है वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, ना कि वो एक टिपिकल डिस्कवरी थी। चले अब हम लोग बातचीत करेंगे कि जो भी सामान हमको मिलता है उसको हम लोग क्लासिफाई कैसे करते हैं। जो भी आपके फाइंड्स हैं, जो भी चीजें आपको मिल गई, अब आपने इनको किस तरह से क्लासिफाई करना है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। Recovering artifact is just the beginning of the archaeological enterprise. Archaeologists then classify their finds. One simple principle of classification is in terms of material such as stone, clay, metal, bone, ivory, etc. तो एक बार अब लेट से आपने खुदाई वगैरह करी और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट्स मिल गए, आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे एंशिएंट पुरानी सभ्यता में किसी पुराने कालखंड के या किसी पुराने टाइम पीरियड के आपको ऑब्जेक्ट्स वगैरह मिल गए, मान लिया। तो अब ये ऑब्जेक्ट्स मिल भर गए और इसी के साथ में आपकी खोज हो गई और आपने एक महान डिस्कवरी कर ली, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ शुरुआत होती है। आर्कियोलॉजिकल पूरा का पूरा जो स्टडी होती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वेस जो होते हैं, आर्कियोलॉजिकल एंटरप्राइज जो पूरा का पूरा होता है, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स के साथ में जो पूरी प्रोसेस की जाती है, उसकी शुरुआत या उसकी जस्ट आप बिगिनिंग मान सकते हैं किसी पर्टिकुलर जगह से कुछ पुरातन काल के ऑब्जेक्ट्स का मिल जाना। इसके बाद में जो पहला काम आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं वो है, सबसे पहले तो जो भी चीजें उनको मिली है उसको धो धा के साफ करेंगे, प्रिजर्व करेंगे और अल्टीमेटली उसको क्लासिफाई किया जाता है। एक बार सबसे पहली चीज आपने खुदाई करी, खुदाई करने के बाद आपको सामान मिल गया, सामान मिलने के बाद में आपने उसको क्लासिफाई किया, उसको आपने किसी पर्टिकुलर श्रेणी में रखा, किसी पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में या किसी कैटेगरी में आपने उसको रखा ताकि उसके समझने में आसानी हो सके। सबसे सिंपल तरीका जिसकी मदद से क्लासिफिकेशन किया जाता है वो है मटेरियल्स के टर्म्स में, यानी कि जो भी चीज आपको मिली है वो किस चीज से बनी है, वो पत्थर की बनी हुई है, वो क्ले की बनी हुई है, वो मेटल की बनी हुई है, वो बोन्स की बनी है, या फिर वो हाथी दांत या फिर आइवरी की बनी है, या फिर इसी तरीके की किसी और मटेरियल की बनी है। तो सबसे पहला काम जो आप करते हो वो ये है कि आप ये देख लेते हो कि आपको जो भी चीज मिली हुई है वो किस मटेरियल से बनी हुई है और उसके बेसिस पे उस चीज को उस मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। इसके बाद में दूसरा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीका या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पैरामीटर आ जाता है जिसकी मदद से क्लासिफिकेशन होता है। इसमें अब हम लोगों को यह डिसाइड करना होता है कि यार ये जो भी मटेरियल हमको या जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह हमको मिला है फलाने मटेरियल का, इसका इस्तेमाल क्या रहा होगा, इसका काम क्या रहा होगा, किस चीज के लिए इसको यूज किया जाता रहा होगा। तो इसको आप केयरफुली स्टडी करते हो, देखते हो, हर एक एंगल से, डायरेक्शन से समझते हो उसको, और उसके बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ये डिसाइड करते हैं या आर्कियोलॉजिस्ट साथ में बैठते हैं, मंत्रणा करते हैं कि यार ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है किस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ करता रहा होगा, या इसका क्या प्रयोजन, जहां से भी हमको मिला ये सभ्यता वाले लोग या ये पर्टिकुलर लोग जो लोग यहाँ रहते थे, ये लोग इसका क्या प्रयोजन करते थे, किस लिए इसका इस्तेमाल करते थे। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको जो सामान मिला है, जो आर्टिफैक्ट आपको मिला है, अगर वो एक टूल है या फिर एक ऑर्नामेंट है या फिर दोनों चीजें हैं, तो इसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या इसका रिचुअल्स में कोई इस्तेमाल किया जाता होगा, या फिर ये सामान्य टूल है, या फिर ये नॉर्मल आपका ऑर्नामेंट है, या फिर ये किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे पहना जाता है। तो आप ये देखते हो कि ये किस पर्टिकुलर चीज में जो है इस्तेमाल होता है, ये किस कैटेगरी में रखा जा सकता है। जो चीज आपको मिली है ये एक सिंपल सा एक टूल है, इसका इस्तेमाल करके आप कुछ और बनाया करते थे, ये कोई एक ऑर्नामेंट है, ये दोनों चीजें हैं, या फिर ये किसी पर्टिकुलर रिचुअल में इस्तेमाल होने वाली कोई चीज है। इस तरीके से जो भी आप मतलब एक अंडरस्टैंडिंग आपको लगती है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि भैया इसका ये इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। ये भी हो सकता है कि आपने ऑल टुगेदर गलत अंदाजा लगा लिया, ऑल टुगेदर आपने गलत अटकल लगा ली, और वक्त के साथ में जब आपको और दूसरे ऑब्जेक्ट्स उस तरीके के मिले, या फिर आप और ज्यादा किसी नए आपके साइंटिफिक एडवांसमेंट हो जाए आपकी आर्कियोलॉजिकल स्टडी की फील्ड में, और उसके चलते आपको कुछ और नए ऑब्जेक्ट्स वगैरह नए तरीके मिल जाए स्टडी करने के, और उससे आपको कुछ एक नई अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, तो हो सकता है आपका पुराना अंदाजा ऑल टुगेदर गलत निकले और आपको नए तरीके से क्लासीफाई करना पड़े। मगर इसी तरीके से धीरे धीरे प्रोग्रेशन कर जो है इंसान सीखता है। इसी तरीके से धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होकर जो है आपको चीजें समझ में आती हैं। तो एक बार आर्कियोलॉजिस्ट को सामान मिल गया, आपने क्लासिफाई कर लिया मटेरियल और बाकी सारी चीजों के बेसिस पर, उसके बाद फिर आप ये डिसाइड करोगे कि इसका क्या प्रयोजन है, इसका क्या इस्तेमाल है, ये कोई टूल है, ऑर्नामेंट है, दोनों चीजें हैं, रिचुअल के लिए इस्तेमाल होता था वगैरह वगैरह, इस तरीके की चीजें, सब कुछ आपने डिसाइड करना है। ठीक है जी, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, और हो सकता है वक्त के साथ में जब ज्यादा फर्दर एडवांस स्टडी हो जाए या ज्यादा फर्दर एडवांस स्टडी की जाए, तब आपका जो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाए, आपका जो अजम्पशन पुराना है, अटकल जो पुरानी आपने लगाई थी वो ऑल टुगेदर बदल जाए। मगर इसी तरीके से जो है ये प्रोसेस अपनी काम करती है। चलें आगे बढ़ते हैं, चलें तो आगे देखते हैं। अब हम लोगों ने अभी तक बातचीत कर ली कि ऑब्जेक्ट मिल गया, आपने उसको क्लासिफाई कर लिया और आपने डिसाइड कर लिया कि उसका क्या फंक्शन रहने वाला है। अब ये डिसीजन लेने के पहले उस ऑब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, उस ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझना ज़रूरी है। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये
बट ये अंडरस्टैंडिंग किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे. An understanding of the function of an artifact is often shaped by its resemblance with present day things. Beads, querns, stones, blades and pots are obvious examples. तो कोई आर्टिफैक्ट या कोई सामान आपको मिला, अब वो किस चीज़ में इस्तेमाल होता रहा होगा, किस चीज़ में क्या उसका प्रयोजन रहा होगा, जो जिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन या जो भी आपका एंशिएंट टाइम पीरियड के वक्त का जिस कालखंड का वो सामान है, उस वक्त के लोग उसका क्या इस्तेमाल करते रहे होंगे. इस चीज़ को समझने में कहीं ना कहीं एक बहुत आप कह सकते हैं एनालॉजी कह लीजिए या फिर जो भी इसको कह सकते हैं टूल कह लीजिए, जो एक चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. हम लोग आज के वक्त में उससे मिलती जुलती जो चीज़ें हैं उसके साथ में उसको कंपेयर करते हैं. जैसे आपको बीड्स वगैरह मिल गई, तो हमको एक्चुअल में तो नहीं पता हड़प्पन इसका क्या इस्तेमाल करते थे, मगर आज की तारीख में बीड्स का क्या इस्तेमाल होता है. आज की तारीख में भी बीड्स वगैरह को किसी पर्टिकुलर माला में या किसी धागे में पिरोकर पहना जाता है. अब उस वक्त में भी जो बीड्स आपको मिली उसमें भी हमको यही देखने को मिला कि इन सबको किसी एक पर्टिकुलर धागे में या माला में पिरोया गया. उसके बेसिस पे हमने ये अंदाजा लगाया कि हो ना हो ये बीड्स वगैरह बना के हड़प्पा वाले इनकी मालाएं पहना करते थे या इनको ऑर्नामेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते थे. हो सकता है पहनते भी हो, साथ में हाथ में भी मान लेते हो, यहाँ पे भी मान लेते हो. इस तरीके से ये इसका इस्तेमाल किया करते रहे होंगे. अब ये अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में कैसे आई, क्योंकि बीड्स का आज भी वही इस्तेमाल होता है. आज भी अगर आपके पास में मनके होते हैं या फिर अगर आपके पास में मोती होते हैं या इस तरीके की दूसरी चीजें होती हैं, आज भी आप उनको पिरोते हैं और पिरोने के बाद में उनको पहना जाता है, पहनकर देखा जाता है. तो प्रेजेंट डे में भी, आज की तारीख में भी उनका वही इस्तेमाल आपको देखने के लिए मिल रहा है. और उसी के बेसिस पर फिर जो है आपने ये अंडरस्टैंडिंग वगैरह के बेसिस पर आपने ये अंदाजा लगा लिया है. और मोर और लेस वो अंदाजा कह लें, वो अटकल कह लें, वो काफी हद तक जो है सही होती है. यही बात क्वेंस पे लागू होती है. स्टोन के ब्लेड्स वगैरह हो गए, उनके लिए भी इसी तरीके से आपने आज के पैरेलल में या फिर जो बीता हुआ समय है जिसके बारे में हम थोड़ा ज्यादा जानते हैं, उसमें स्टोन ब्लेड्स का क्या इस्तेमाल होता था उसके साथ में कंपेयर कर एक अंदाजा लगा लिया. पॉट्स वगैरह का इस्तेमाल हो गया. अब इसको देखकर समझ में आता है इसमें किसी चीज को रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, जितनी भी आपकी पॉटरी वगैरह मिली है. तो ये कुछ आपके ऑब्वियस एग्जांपल्स हैं. इस तरीके से जो भी चीजें वगैरह आपको मिलती हैं, जो भी आपको सामान या जो भी आपको आर्टिफैक्ट मिला, आप क्या करोगे, इस आर्टिफैक्ट को कंपेयर करोगे. किसके साथ में कंपेयर करोगे, इस आर्टिफैक्ट को आप कंपेयर करोगे. आपका जो प्रेजेंट डे के आपके ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं उससे मिलते जुलते. प्रेजेंट डे के जो आपके आर्टिफैक्ट हैं उससे मिलते जुलते, उसके साथ में आप उसे कंपेयर करोगे और उसके बेसिस पे फिर एक निष्कर्ष निकालोगे कि हो ना हो इसका इस पर्टिकुलर चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा. और उसके बाद उसके बेसिस पे फिर जो है आप उसको कोई फंक्शन वगैरह जो है दोगे. Archaeologists also try to identify the functions of an artifact by investigating the context in which it was found. Was it found in a house, in a drain, in a grave, in a kiln? तो आर्कियोलॉजिस्ट अब इसके अलावा एक तरीका और है जिसकी मदद से वो कंटेक्स्ट वगैरह पता करने की कोशिश करते हैं. एक तरीका और है जिसकी मदद से वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के फंक्शंस वगैरह को समझने की या पता करने की कोशिश करते हैं. वो है उस कंटेक्स्ट को समझना जिसमें वो ऑब्जेक्ट वगैरह उनको मिला है. यानी कि ये कि आपको वो ऑब्जेक्ट एक घर के अंदर मिला है, एक ड्रेन में मिला है, एक ग्रेव में मिला है, एक किल में मिला है या कहीं और मिला है. इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट आपको कहां मिला है, उस कंटेक्स्ट के बेसिस पर भी जो है इस ऑब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हमको बहुत अच्छे से समझ में आती है. बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग समझ पाते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का क्या इस्तेमाल रहा होगा या किस पर्टिकुलर चीज में इस ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता रहा होगा. जैसे कि अगर आपको कोई चीज किसी घर में मिली है या फिर इस तरीके का खंडर है जिसको ऑब्वियसली देखकर समझ में आ रहा है कि कोई घर है, अब उसमें अगर आपको कोई सामान मिला है तो फिर ऑब्वियस सी बात है उसके बेसिस पे आप अंदाजा लगाओगे कि ये डे टू डे ऑब्जेक्ट रहा होगा. ये आपका जो डे टू डे इस्तेमाल होने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर जो आपके रेगुलर डेली यूज के ऑब्जेक्ट्स हैं जो सामान्य लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट रहा होगा. दूसरे शब्दों में कॉमन ऑब्जेक्ट रहा होगा, इजीली एक्सेसिबल रहा होगा वगैरह वगैरह. अगर सपोज कर लीजिए किसी ड्रेन में मिला है, इसका मतलब वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर शायद डिस्कार्ड कर दिया गया होगा. तो इसका मतलब इसका भी इस्तेमाल कभी शायद एक घर में या किसी ने किया होगा और उसके बाद में डिस्कार्ड कर उसको नाली में बहा दिया. इसी तरीके से अगर किसी ग्रेव में आपको कोई सामान मिला है, यानी कि किसी कब्र में अगर कोई सामान मिला है, तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट सामान हो जाता है. क्योंकि अगर सामने वाले की लाश के साथ में, अगर सामने वाला ये कर रहा है कि किसी की लाश के साथ में इस तरीके के सामान को गाड़ रहा है, तो वो ये मानता है कि ये ऑब्जेक्ट्स प्राइम इंपॉर्टेंस के हैं किसी भी इंसान की जिंदगी में. और ये जो इंसान है जिसकी लाश को गाड़ा जा रहा है, इस पर्टिकुलर व्यक्ति को आफ्टर लाइफ में भी इन सारे सामानों की जरूरत पड़ेगी. तो यहां से आपको एक और बात समझ में आती है कि ये जो ग्रेव में या फिर ये जो आपकी कब्र में सामान मिला है, ये शायद आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सामान है किसी भी इंसान
इंसान की डे टू डे एक्टिविटीज के लिए उस कालखंड में, या फिर अगर यही सामान आपको एक किल्न में या फिर एक भट्टी में देखने के लिए मिला है तो उसका शायद कुछ एक कंटेक्स्ट दूसरा निकल कर आएगा। तो पॉइंट यह है कि सामान कहां से मिला, फ्रॉम वेयर इट हैज बीन फाइंड, फ्रॉम वेयर इट हैज बीन फाइंड। एक तो ये चीज, और इसी में एक सवाल मैं और जोड़ देता हूं, एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी मात्रा में आपको ये सामान मिला है, कहां से मिला है, इसके बेसिस पर भी आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। इसके बेसिस पर भी जो है आपको एक अच्छा अंदाजा जो है लग जाता है कि भैया क्या आपका कंटेक्स्ट है, किस कंटेक्स्ट में जो है आपको ये चीजें वगैरह मिली हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बेसिस पर आप अल्टीमेटली डिसाइड करते हो कि ये ऑब्जेक्ट वगैरह जो है इसका क्या फंक्शन रहा होगा, आसानी से मिल जाता होगा या फिर ये मुश्किल से मिलता होगा, ये लग्जरी ऑब्जेक्ट है या फिर ये आपका डेली यूज का यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट वगैरह है। ये सारे कंसेप्ट वगैरह जो है आपको इसकी मदद से समझ में आ जाते होंगे। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, दे हैव टू टेक recourse to the indirect evidence. For instance, there are traces of cotton at some Harappan sites. To find out about clothing, we have to depend ऑन इनडायरेक्ट एविडेंस इंक्लूडिंग डिपिक्शन इन स्कल्पचर। अब कई बार ये तो खैर आपको जो भी सामान वगैरह यहाँ पे देखने को मिला, और ये सारी चीजें जितनी अभी तक हम लोगों ने करी थी, इसका क्लासिफिकेशन मटेरियल के बेसिस पे कर दिया, इसके फंक्शन को समझने की कोशिश करी, पैरेलल ड्रॉ किए, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये बेसिकली डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि हम लोग ऑब्जर्वेशन वगैरह कर रहे थे। कई बार आपको किसी चीज को देखकर फिर भी समझ में नहीं आता कि इसका इस्तेमाल अगर होता था तो कैसे होता था। अब ऐसी कंडीशन में फिर हम लोगों को इनडायरेक्टली कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उसकी मदद से फिर हमको उसका प्रयोजन या फिर उसका क्या सेंस या क्या लॉजिक रहा होगा उसको समझना पड़ता है। इसको देखते हैं, जैसे कि हड़प्पा वालों के यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन में आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनको पता है कि भाई कॉटन वगैरह जो है ये लोग उगाया करते थे, वहां पे कॉटन आपको ठीक ठाक मात्रा में मिल गया। अब सवाल ये उठता है, कॉटन का इस्तेमाल होता है कपड़े बनाने में। अगला क्वेश्चन आप ये उठाओगे कि कपड़े कैसे बनाया करते थे, जीन्स टी शर्ट पहनते थे, धोती कुर्ता पहना करते थे, शेरवानी सिला करते थे उसकी, या किसी और तरीके का कपड़ा बनाते थे। अगर कॉटन है तो इसका इस्तेमाल सबको पता है कि मोरलेस कपड़ा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। मगर अगला क्वेश्चन यहीं से उठ जाएगा कि कपड़ा पहनते थे तो किस तरीके का कपड़ा पहनते थे, फैशनेबल थे, नॉर्मल तरीके आपका एक ही जैसे कपड़े पहना करते थे, रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे, चटक कलर के कपड़े पहनते थे, व्हाइट कलर के कपड़े पहनते थे। 50 सवाल उठ जाएंगे यहां से। अब इस सवाल का जवाब आप कैसे ढूंढोगे? वजह यह है कि कॉटन के ट्रेसेस आपको मिल गए, ठीक है, समझ में आता है, मगर बड़ी मात्रा में कपड़े भी तो डिकम्पोज हो गए होंगे। 4-5 हजार साल पहले के कितने कपड़े आपको मिल जाएंगे इस वक्त में? अगर आप देखोगे जो सारे के सारे कपड़े होंगे इनको जनरली लोगों ने जमीन के नीचे भी नहीं गाड़ा होगा, और इस तरीके और ये भी नहीं है कि मतलब इस तरीके से प्रिजर्व हो गए हो कहीं पे। जब आपका इरोजन एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज वगैरह हुई होंगी तो उन्होंने उनको डिकम्पोज ज्यादा किया होगा बजाय प्रिजर्व करने के। मतलब यह है कहने का कि इस तरीके की चीजें आपको भले ही ट्रेसेस मिल जाएं, कॉटन वगैरह के एविडेंसेस मिल जाएं, मगर इतने पुराने सिविलाइजेशन में कपड़े वगैरह हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो अब क्या करें? अब अगर हमको कॉटन से ये तो पता है कि कपड़े बनते थे, मगर अब कपड़े किस तरीके के बनते थे, क्लोथिंग किस तरीके की होती थी, अब अगर आपको इस सवाल का जवाब तलाशना है तो फिर आप इनडायरेक्ट एविडेंसेस वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यही पहली लाइन में लिखा हुआ है कि कई बार समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू टेक रिकोर्स टू इनडायरेक्ट एविडेंसेस। इनडायरेक्ट एविडेंसेस किस तरीके से कि अब जैसे आपको पता है क्लोथिंग वगैरह का, तो क्लोथिंग में अब आपने ये देख लिया कि भैया ये जो मूर्तियां आपको देखने को मिल रही हैं इनको किस तरीके के कपड़े पहनाए गए, ये किस तरीके के कपड़े वगैरह पहन के बैठे हुए हैं। अब जैसे वो प्रीस्ट की अपने को जो प्रीस्ट किंग की आपको जो स्टैच्यू देखने को मिली थी, आगे भी हम लोग उसको देखेंगे, प्रीस्ट किंग की जो स्टैच्यू आपको देखने को मिली थी उसमें दिख रहा था कि उसने एक शॉल डाला हुआ है, और वो शॉल आपके एक कंधे से है और पूरा आपकी पीठ वगैरह जो है उसको ढका हुआ है उसने, मगर एक कंधे के ऊपर से उसने यहां से डाला है, दूसरे कंधे के नीचे से, ठीक है जी। और सर के ऊपर उसने कुछ बैंड वगैरह बांध रखा है, हाथ में कुछ बैंड वगैरह बांध रखा है। इस तरीके से प्रीस्ट किंग जो है उसकी अपने को एक स्टैच्यू देखने को मिली है, और ये जो शॉल उसका बना हुआ है उसके ऊपर फूलों की एक डिजाइन है। तो यहां से अपने को एक बात समझ में आई कि अच्छा भाई कॉटन जो है इसका इस्तेमाल कर इस तरीके के शॉल वगैरह बनाए जाते थे और आदमी इनको ओढ़ा करते थे। हो सकता है औरतें या महिलाएं जो हैं वो भी इसी तरीके के शॉल वगैरह ओढ़ा करती होंगी। दूसरी चीज जो अपने को समझ में आ गई कि सिर्फ शॉल बना के ओढ़ लिया इतनी सी बात नहीं है, बाकायदा भाई लोगों ने उसके ऊपर डिजाइन बनाई थी, फूल वगैरह जो है अच्छे क्वालिटी के बनाए थे। वो जो आप फोटोग्राफ पूरी देखोगे, आगे दिखाऊंगा भी मैं आपको, तो उसमें ये दिखाया गया है कि बाकायदा वो शॉल के ऊपर फूल पत्तियां बनी, फूल वगैरह अच्छे से बने हुए हैं। तो यहां से अपने को दो बातें समझ में आ गई, एक तो ये लोग इस तरीके से क्लोथिंग वगैरह किया करते थे, दूसरा इनको भी जो है आर्ट का टेस्ट था, थोड़ा सा फैशन
कॉटन वगैरह का जो है इन लोगों को भी टेस्ट था, ये डिजाइन वगैरह बनाया करते थे उसके ऊपर। तो ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट एविडेंस हो गया। अब आपको डायरेक्टली जो है ये पता है कि कॉटन वगैरह उगाया जाता था, उसके ट्रेसेस वगैरह मिल आ गए, मगर कपड़े वगैरह नहीं मिले। अब मगर कॉटन उगाते थे तो कपड़े बनाते होंगे, ये अपना लॉजिक अपने को समझ में आया। तो आपने फिर क्या किया, मूर्तियां देख मारी, इस तरीके के जो भी आपके आर्टिफैक्ट्स वगैरह हैं वो सब देख मारे, और उसमें फिर वो स्कल्पचर्स में किस तरीके के क्लोथिंग वगैरह आपको देखने को मिली, उसके बेसिस पर आपने एक अंदाजा लगा लिया। तो ये जो है एक तरीके का इनडायरेक्ट एविडेंस वगैरह है, जिसकी मदद से आपने जो है अपना अंदाजा या फिर अपना एक अंडरस्टैंडिंग वगैरह जो है लगाई है। इसके बाद जो अगली चीज आपका आर्कियोलॉजिस्ट इस सामान के साथ में जो आपको खुदाई में मिला है उसके साथ में जो करता है वो है कि वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डेवलप करता है। इंपॉर्टेंट है, वो क्या करता है, वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डेवलप करता है। We have seen that the first Harappan seal that was found could not be understood till archaeologists had a context in which to place it, both in terms of cultural sequence in which it was found and in terms of comparison with finds in Mesopotamia. तो अगली जो चीज हम लोग अब देखेंगे वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है इसको थोड़ा सा समझना है। जब हम लोगों ने देखा था कि या फिर हम लोग जब स्टडी कर रहे थे कि हड़प्पा की खोज कैसे हुई, तो काफी लंबे वक्त तक अंग्रेज जो हैं इनको समझ में नहीं आ रहा था कि हड़प्पा एक्चुअल में जो शहर इनको मिला है ये एक अलग सिविलाइजेशन है। इनको लग रहा था कि बौद्धों का कोई शहर है, कोई बुद्धिस्ट सिटी है जिसको अबैंडन कर दिया गया था। ठीक है जी, कोई बुद्धिस्ट सिटी है जिसको क्या किया गया था, अबैंडन कर दिया गया था। और या उसके बाद में फिर वो उसको बुद्धिस्ट सिटी के कंटेक्स्ट में जो है समझने की कोशिश कर रहे थे। अब परेशानी यह है कि इनका कंटेक्स्ट गलत था, तो इसलिए जो भी सामान इनको यहां पे मिल रहा था उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं लग पा रही थी, क्योंकि ये लोग मानकर चल रहे थे कि बौद्धों का शहर है। ये बौद्धों के बहुत पहले की बात थी, मगर ये जो पूरा का पूरा जो आपका शहर है या सिविलाइजेशन थी ये तो भगवान बुद्ध के बहुत पहले आई थी। तो ये लोग मानकर चल रहे थे कि एक बुद्धिस्ट सिटी है जिसको लोगों ने छोड़ छाड़ दिया होगा किसी वजह से, और उसके बाद में ये आपका प्रिजर्व वगैरह हो गई और उसको फिर उसी कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश कर रहे थे। अब इसके चलते दिक्कत ये हो रही थी कि जो भी सामान इनको मिलता था यहां से, ये इसको भगवान बुद्ध के साथ में या बुद्धिस्ट टाइम पीरियड में जो भी इनकी अंडरस्टैंडिंग या जानकारी थी उसके साथ में जोड़कर या अटैच कर कर देखने की और समझने की कोशिश करते थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि इन लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये बौद्धों का शहर नहीं है, ये उससे बहुत पुरानी सभ्यता है, इससे बहुत पुराना सिविलाइजेशन है। मगर क्योंकि ये उसको बौद्धों का शहर समझ के आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो बुद्धिस्ट सिटी के तौर पर लेकर चल रहे थे, इनकी समझ गलत थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो इनके दिमाग में गलत आ रही थी। अल्टीमेटली जब इनको समझ में आया, जब इन्होंने आपका मेसोपोटामिया में भी उसी तरीके की सील्स आपको देखने को मिली, वहां पर फिर थोड़ा सा आपका मेलुहा वालों का जिक्र आया जिनको लैंड ऑफ सी फेरर्स वगैरह भी कहा, मेलुहा जिसको लैंड ऑफ सी फेरर्स कहा गया है, और हड़प्पा की सील्स वगैरह वहां मिली, आपको एक कॉन्टैक्ट वगैरह जो है समझ में आया। और आपको जब ये पता और ये आपको पहले से पता था कि मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन जो है ये आपका भगवान बुद्ध के टाइम पीरियड से बहुत पहले की जाती है। अब एक दिमाग आपका ठनका यहां पर कि यार मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन भगवान बुद्ध से बहुत पुरानी है, बहुत पहले जाती है, एक चीज। और ये लोग जो आपका ये जो हड़प्पा वालों की सील वगैरह मिल रही है, इस तरीके की सील वहां पर भी मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी उस वक्त ये लोग भी हुआ करते थे हड़प्पा में, मगर ये तो भगवान बुद्ध से बहुत पहले की बात है। इसका मतलब अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही गलत है कि ये बुद्धिस्ट शहर है। यार ये कहानी इसके पहले जा रही है, इसके और ज्यादा पीछे जा रही है। अब जैसे ही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला तो वैसे ही आपका उस पूरे शहर को या उसमें से मिले हुए सामान को देखने का जो तरीका था या जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बदल गई। जैसे ही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला वैसे ही आपका देखने का नजरिया बदला, देखने का नजरिया बदला तो आपका उस पर्टिकुलर चीज को समझने की या फिर अंडरस्टैंडिंग का तरीका या अप्रोच बदल गया, और उसके चलते फिर जो है आप उसको एक नए तरीके से देखने लगे। तो वो चीज जो है यहां पर आपको देखने को मिली है कि अब आपको हड़प्पा की जो पहली सील मिल गई थी आप उसको समझ ही नहीं पाए जब तक आपको उसका कंटेक्स्ट नहीं समझ में आया। और कंटेक्स्ट समझने में मेसोपोटामिया के साथ में उनके जो रिलेशनशिप्स थे वो बहुत ज्यादा काम आए। उनके साथ में कंपैरिजन कर और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इनके जो भी आपके ट्रेड रिलेशनशिप्स वगैरह आपको देखने को मिले, उसके बेसिस पर इन लोगों ने अंदाजा लगाया कि यार हिंदुस्तान को हम जितना पुराना समझ रहे हैं उससे कई हजार साल पहले जाता है, और यहां पे 4-4, 5-5 हजार साल पहले इस तरीके की सिविलाइजेशन जो है एग्जिस्ट करती थी। इसका बुद्धिस्ट शहर से कोई लेना देना नहीं है, बौद्धों का ये शहर नहीं है, ये उसकी बहुत पुरानी सभ्यता है। और इनफैक्ट ये अपने आप में एक अलग सिविलाइजेशन है क्योंकि इसका किसी से कुछ मैच नहीं हो रहा है। ये जो आपको दूसरी जगहों पे आपको इंडिया में सामान वगैरह मिल रहा है, मगर मेसोपोटामिया के साथ में जाकर जो है इन भाई लोगों के साथ में इनके तार या इनके रिश्ते जुड़ रहे हैं। तो यहां से जो है इन्होंने अल्टीमेटली फिर डिसाइड किया कि ऑल टुगेदर एक नई सिविलाइजेशन
सिविलाइजेशन है, एक पुरानी सिविलाइजेशन है जो अभी अभी हमको पता चली है, और ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, और उसका फिर इन्होंने अलग से नाम वगैरह नामकरण किया, हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम रखा वगैरह वगैरह, वो सारे काम इन लोगों ने करे। मगर पॉइंट ये है कि इसको समझने में दो चीजें काम आई, एक तो मेसोपोटामिया के साथ में जो है कंपैरिजन जो उसकी समकालीन थी, दूसरा इन्होंने कल्चरल सीक्वेंस जमा लिया इसकी मदद से। मेसोपोटामिया इतना पहले था, अगर उनका इनके साथ में कॉन्टैक्ट है, इसका मतलब ये शहर भी इतना पहले रहा होगा, मतलब जो बौद्धों के साथ में हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं गलत है, ये उससे बहुत पहले जा रहा है, और लगभग लगभग इतने हजार साल पहले जा रहा है। अब इनको एक कल्चरल सीक्वेंस मिल गया तो कंपैरिजन ज्यादा आसान हो गया, कंपैरिजन ज्यादा आसान हो गया मेसोपोटामिया वगैरह के चलते, तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो गई। दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया। अब आपने इसको समझ लिया, अब आपने इसको एक नए फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखना शुरू किया, जिसमें आपने क्या माना, इसको एक यूनिक या फिर एक डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन माना। एक यूनिक या फिर एक डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन जो है माना, और उसके बाद फिर इसको समझना शुरू किया, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी ज्यादा अच्छी होती चली गई। अब अगला जो प्रॉब्लम आता है वो आता है प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन का। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे, चलें देखते हैं सर। The problem of archaeological interpretation are perhaps more evident in attempts to reconstruct religious practices. Early archaeologists thought that certain objects which seemed unusual or unfamiliar may have had a religious significance. मतलब ये कि ये जो हम लोगों को जो भी सामान वगैरह मिल रहा है, अब उसको हम लोगों ने एक बार क्लासिफाई कर लिया मटेरियल के बेसिस पर, उसके बाद में किस तरीके से इस्तेमाल होता था उसके कंटेक्स्ट में समझ लिया, किस कालखंड का था और क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ में आपको उसको देखना है, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। अगली चीज आती थी उसके इंटरप्रिटेशन की, कि भाई इसका जो प्रयोजन था वो क्या रहा होगा, किस सेंस में, किस लॉजिक के साथ में ये लोग इसका इस्तेमाल करते थे। अब ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया कहलाती है, इसको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ये जो सारा अभी तक हम लोगों ने बातचीत करी है, इन सारी चीजों को जानने के बाद में अब उस चीज के प्रयोजन को, उसके लॉजिक को, उसके इंटेंशन को, उसके सेंस को समझना, ये सारी की सारी चीज आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की कैटेगरी में आती है। और ये आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन का जो प्रोसेस है, या फिर जो प्रॉब्लम ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, ये सबसे ज्यादा आपको उस पर्टिकुलर कालखंड की जो रिलीजियस या धार्मिक प्रैक्टिसेस वगैरह हैं उनके रिकंस्ट्रक्शन में समझ में आती हैं। ये एक इंटरेस्टिंग और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन वगैरह जनरली दूसरी चीजों में इतना आपको मुश्किल नहीं होता, आसानी से हो जाता है, या उस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आती। किसी पर्टिकुलर बीते हुए समय में जिसकी कहानी कहने के लिए उसके लोग जिंदा नहीं है, उस टाइम पीरियड के अगर आपको रिलीजियस प्रैक्टिसेस को समझना है, या फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह को रिकंस्ट्रक्ट करना है, उनके धार्मिक विश्वासों को रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। या फिर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो आपको आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की पूरी प्रोसेस के साथ में आती हैं, वो आती हैं जब हम लोग किसी पर्टिकुलर बीते हुए कालखंड के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले जब आपको जो हड़प्पा वगैरह के कंटेक्स्ट में अगर बात करें, तो जो भी आपको आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिले, इनफैक्ट हड़प्पा के अलावा अगर आपको जनरल सेंस में भी बात करनी है, तो जो भी आपको आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिले, तो पहले आर्कियोलॉजिस्ट ये सोचा करते थे, या उनका ये मानना था कि कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो उनको अनयूजुअल लग रहे हैं, जो दिख रहा है कि डे टू डे प्रैक्टिसेस वगैरह में इस्तेमाल नहीं होते, डे टू डे प्रैक्टिसेस में इनका कोई यूज नहीं है, प्रयोजन नहीं है, या फिर वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अनयूजुअल लग रहे हैं, या फिर उनको अनफैमिलियर लग रहे हैं, इस तरीके के ऑब्जेक्ट लग रहे हैं जो आपका सामान्य नहीं है, तो फिर वो इनको कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस दे दिया करते थे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पहले लॉजिक क्या हुआ करता था, या अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट ये बोलते थे कि जो भी सामान आपको मिल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा अनयूजुअल सामान जो आपको देखने को मिलता है, या जो उनकी समझ में नहीं आ रहा है, आप भैया सिंपल सी बात है, उसको कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस अलॉट कर दो, या उसके साथ में कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस आप अटैच कर दो। जैसे कि ये मूर्ति जो है, इस पर्टिकुलर मूर्ति की हम लोग बात कर लेते हैं। अब ये मूर्ति बहुत ज्यादा डेकोरेटेड है, बहुत ज्यादा जो है इसने ऑर्नामेंट्स वगैरह पहन रखे हैं, एक अजीब सा जो है इसने सर के ऊपर कुछ कैप वगैरह बना रखी है, पहन रखी है, सारी की सारी चीजें जो है इसने कर रखी हैं। अब ये जो मूर्ति है थोड़ी सी अनयूजुअल इन लोगों को लगी, तो अब जब ये थोड़ी सी अनयूजुअल लगी या फिर थोड़ा सा अनफैमिलियर लगी, तो इसके साथ में इन लोगों ने आपका रिलीजियस इंटरप्रिटेशन जो है उसको अटैच कर दिया। किस तरीके से देखते हैं, अब इसमें ये जो टेराकोटा का फिगर आपको देखने को मिला, ये बहुत ज्यादा हेवीली ज्वेल्ड है, इसने बहुत सारे जो है ज्वेलरीज वगैरह पहन रखी हैं।
और सर के ऊपर एक इलाबोरेट सा हेड ड्रेस पहन रखा है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद इनके दिमाग में आया कि इस तरीके की दूसरी मूर्तियां क्योंकि अपने को देखने को नहीं मिली है, तो ये मूर्ति अनयूजुअल हो गई, अनफेमिलियर हो गई, इसलिए हो ना हो इसका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस होगा। तो भाई लोगों ने, जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने उठाकर इसको मदर गॉडेस बोलना शुरू कर दिया। हमें आज तक नहीं पता कि ये किसी हाई प्रोफाइल सोशलाइट जो महिला रही होगी उस टाइम पीरियड में उसकी मूर्ति है और उसने अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए बनवाई थी, या वाकई में इसको हड़प्पा वाले जो थे एक देवी मानकर पूजा करते थे, हमें नहीं पता। हमने एक इंटरप्रिटेशन लगा लिया क्योंकि इस तरीके की दूसरी मूर्तियां नहीं मिली। इस मूर्ति की खासियत यह है कि इसने भर भर कर जो है आपकी ज्वेलरी पहन रखी है, और इस तरीके की दूसरी मूर्तियां जनरली आपको ऐसी देखने को और नहीं मिली। सर के ऊपर इसने एक हेडगियर डाल रखा है। तो इन सारी चीजों के बेसिस पे हम लोगों ने इस मूर्ति का नाम रख दिया मदर गॉडेस। हमें नहीं पता ये एक्चुअल में देवी की मूर्ति थी या नहीं थी, या फिर ये किसी की ऐसी मूर्ति बना मारी इन लोगों ने, मगर क्योंकि हमें अनयूजुअल लगी तो हम लोगों ने इसको मदर गॉडेस के नाम से जो है आपका इंटरप्रेट कर लिया और इसके साथ में एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस जोड़ दिया। यही कहानी जो है इस पर्टिकुलर मूर्ति के साथ में हमने करी है, और इसको जो है हमने प्रीस्ट किंग बोल दिया है। क्यों? क्योंकि एक बहुत रेयर स्टोन स्टैच्यूटरी है ऑफ मैन इन ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड पोस्चर सीटेड विद वन हैंड ऑन द नीज सच एज प्रीस्ट किंग वाज आल्सो सिमिलरली क्लासिफाइड। तो अब इसी तरीके से ये जो मूर्ति मिली है इसमें अब ये इस तरीके की मूर्तियां अपने को और नहीं मिली। एक तो इसने बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, उसके ऊपर बढ़िया डिजाइन बनी हुई है, फूल पत्तियां जो है उनकी डिजाइन बनी हुई है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि थोड़ा मेडिटेटिव पोस्चर में बैठा हुआ है, सर के ऊपर कुछ बढ़िया सा इसने जो है पट्टा अट्टा बांध रखा है, और ये एक पर्टिकुलर जो पोस्चर जिस तरीके से ये बैठा हुआ है थोड़ा सा उससे दिख रहा है कि ये शायद थोड़ा एक इंपॉर्टेंट आदमी रहा होगा, या जिस किसी का भी ये बस्ट वगैरह बनाया गया है ये शायद कोई रेलेवेंटली पावरफुल आदमी रहा होगा। और क्योंकि अब ये राजा जैसा एक भाव भी देता है और देखने में ये आपको काफी हद तक जो है उस टाइम पीरियड में आपको जो दूसरी सिविलाइजेशंस वगैरह में मूर्तियां या जो अभी एविडेंसेस वगैरह मिल रहे थे आपके जो आपकी रूलिंग क्लास है उसकी, उससे मिलता जुलता भी समझ में आता है और पुजारियों जैसा भी लग रहा है देखने में उन पर्टिकुलर सिविलाइजेशंस के, तो इसलिए आपने उसको प्रीस्ट किंग का नाम दे दिया। अब हमको नहीं पता कि जिसकी ये मूर्ति है सच में राजा था या हो सकता है राजा का दरबान था, दरबारी था, हमें नहीं पता, मगर क्योंकि ये काफी हद तक मिलता जुलता है और इसका एक इंटरप्रिटेशन इस तरीके से किया है, अनयूजुअल मूर्ति है, इस तरीके की मूर्तियां सामान्य तौर पर नहीं मिल रही, तो भाई लोगों ने उठाकर इसको प्रीस्ट किंग बोल दिया। क्यों प्रीस्ट किंग बोल दिया? क्योंकि एक तो राजा जैसा भाव दे रहा है, दूसरा ये मतलब इसको देखकर एक भाव आ रहा है कि शायद राजा या फिर इस तरीके का कोई रॉयल पोस्चर दिखा रहा है। दूसरी चीज ये कि उस वक्त की दूसरी सिविलाइजेशन में इस तरीके के प्रीस्ट वगैरह की मूर्तियां भी आपको मिली हैं, इसके ड्रेसिंग या कपड़ों को देखकर तो ये प्रीस्ट जैसा लगता से भी जो है आपको प्रीस्ट जैसा भी लग रहा है या फिर जुड़ता हुआ मिलता हुआ समझ में आ रहा है, तो आपने प्रीस्ट किंग नाम दे दिया। इस तरीके से जो है कई बार आपने आपका इंटरप्रिटेशन किया। कोई नहीं जानता कि ये मूर्ति एक्चुअल में किसकी है क्या है, मगर इसको प्रीस्ट किंग नाम इस तरीके से दे रखा है, तो ये भी एक क्लासिफिकेशन का तरीका होता है। इन अदर इंस्टेंसेस स्ट्रक्चर्स हैव बीन असाइन्ड रिचुअल सिग्निफिकेंस। These include the great bath and fire altars found at Kalibangan and Lothal. Attempts have also been made to reconstruct religious beliefs and practices by examining seals, some of which seems to depict रिचुअल सीन्स। अब इसी तरीके से दूसरे भी जो आपके स्ट्रक्चर्स वगैरह मिले हैं उनको भी आपने जो है रिचुअल्स वगैरह का सिग्निफिकेंस देने की कोशिश करी है। जैसे यहां पर ये मूर्ति मिल गई, इसको आपने मदर गॉडेस बोल दिया। अब एक्चुअल में नहीं पता कि देवी की मूर्ति है या नहीं, मगर अपने इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर हमने मदर गॉडेस बोल दिया। ये भाई एक्चुअल में राजा का दरबान था या राजा को पान बना के खिलाता था, हमें नहीं पता, मगर पॉइंट ये है क्योंकि ये मिलता जुलता लग रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दूसरे इस तरीके के जो अथॉरिटेटिव पोस्चर्स रखने वाले फिगर थे दूसरी सिविलाइजेशंस के, तो इसका नाम हम लोगों ने प्रीस्ट किंग रख दिया। इसी तरीके से आपको और जो दूसरे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो अनयूजुअल हैं, जिस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको दूसरे देखने को नहीं मिलते, तो उनको आपने कोई रिचुअल सिग्निफिकेंस जो है जो देने की कोशिश करी है, या फिर आपने उनके साथ में कोई रिचुअल सिग्निफिकेंस जोड़ दिया। मतलब यह कि इस तरीके का क्योंकि आपको दूसरी जगह पे देखने को नहीं मिल रहा है इस तरीके का कंस्ट्रक्शन, तो इसका यहां पे कुछ खास प्रयोजन रहा होगा, किसी खास प्रयोजन में इसका इस्तेमाल रहा होगा। इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के साथ में आपने एक रिचुअल सिग्निफिकेंस जोड़ दिया। एग्जाम्पल के लिए ग्रेट बाथ की बात हम लोगों ने कर रखी है। मोहनजोदाड़ो में जो आपको ग्रेट बाथ देखने को मिला, हो सकता है किसी अमीर बिगड़ैल आदमी का वो स्विमिंग पूल रहा हो, हमें नहीं पता, मगर जिस तरीके का वो है, जिस जगह पे वो हमको देखने को मिला, उस तरीके का दूसरा स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इतना ज्यादा जो है डिटेल के साथ में आपने बनाया है। उसके तीन तरफ में तीन बड़े बड़े रूम्स हैं, ड्रेनेज की पूरी व्यवस्था है, सामने आपका एक पूरा कॉरिडोर बना हुआ है, चारों तरफ में नॉर्थ के इलाके में 8 बाथरूम बने हुए हैं उसके। ये सारी की सारी चीजें जो आपको इसके साथ में देखने को मिलती हैं, और क्योंकि इस तरीके का पूरा इस तरीके का कंस्ट्रक्शन या इस तरीके की बिल्डिंग पूरे मोहनजोदाड़ो में आपको देखने को नहीं मिली, तो आपने एक बात तो समझ में आ गई आपको कि यार ये बिल्डिंग जो है यूनिक है, अपने आप में खास है। अब या तो ये अथॉरिटेटिव लोग जो यहां पर रहा करते थे, राज किया करते थे, उन लोगों के इस्तेमाल की चीज रही होगी, या ये हो सकता है कि ये जो आपका स्विमिंग पूल है जिसको ग्रेट बाथ नाम दे दिया है, इसका शायद कोई रिचुअल इंपॉर्टेंस रहा हो, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या किसी पर्टिकुलर वक्त में यहां पर स्नान वगैरह करने की शायद कुछ महत्ता वगैरह रही होगी। इस तरीके से हम लोगों
लोगों ने जोड़ लिया। अब फिर वही बात, हमें नहीं पता कि ये स्विमिंग पूल के तौर पे इस्तेमाल होता था, लोग यहाँ पे रोज आके नहाते थे, पार्टी करते थे, क्या करते थे क्या नहीं करते थे, या सच में ये रिचुअल के लिए इस्तेमाल होता था, हमें नहीं पता। मगर क्योंकि इस तरीके की बिल्डिंग मोहनजोदाड़ो में कहीं, पूरे मोहनजोदाड़ो में देखने को नहीं मिली, इस तरीके की यूनिक बिल्डिंग फिर कहीं और देखने को नहीं मिली, इसलिए हमने ये बोला कि ये खास है, ये शायद कुछ खास काम, ये खास बिल्डिंग है, इसका कुछ खास सिग्निफिकेंस रहा होगा, और इसलिए हमने इसको रिचुअल बात के साथ में जोड़ दिया। हो सकता है हम ऑल टुगेदर गलत हो जाएं, मगर ये एक तरीका है जिसकी मदद से हम लोगों ने इसके साथ में एक इंटरप्रिटेशन जोड़ा है। यही बात आपको कालीबंगन और लोथल में फायर अल्तार्स मिले हैं, यानी कि ऐसी जगह जहां पे आप बड़ी मात्रा में जो है अग्नि वगैरह प्रज्वलित किया करते थे, तो उन फायर अल्तार उस तरीके के, क्योंकि फायर अल्तार्स फिर आपको दूसरे देखने को नहीं मिले उसी जगह पे, और उस तरीके के फायर अल्तार जो है फिर आपको और बाकी जगहों पे सेटलमेंट्स पे इस तरह के देखने को नहीं मिले, तो आपने इसके साथ में भी कोई रिचुअल जो है जोड़ दिया कि यहाँ पे शायद आग की पूजा या अग्नि देवता की पूजा होती रही होगी, या यज्ञ वगैरह या हवन वगैरह के तौर पर इस तरीके से इसका कुछ इस्तेमाल वगैरह होता रहा होगा, यज्ञ वेदी के तौर पर इसका इस्तेमाल होता रहा होगा। इसी तरीके से आपका जो सील्स वगैरह मिली हैं आपको हड़प्पन साइट्स पे, उनके साथ में कई बार आपने जो है उनको रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ में और बिलीफ्स के साथ में जो है जोड़ने की कोशिश करी है, क्योंकि कई बार उन सील्स के ऊपर आपको इस तरीके के सीन्स देखने को मिलते हैं जिसको देखकर समझ में आता है कि कोई रिचुअल वगैरह उसमें परफॉर्म किया जा रहा है, कोई रिचुअल वगैरह जो है उसमें उसकी एक्टिविटी होती हुई दिखाई जा रही है। तो उसकी मदद से फिर आपने क्या किया, आपने अब यह किया कि आपने जो है बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस वगैरह उस टाइम पीरियड की जो रही होंगी उनको रिकंस्ट्रक्ट करने में, उनको समझने में, उनके बारे में एक अंदाजा या एक अटकल लगाने में, या फिर वही स्टैंडर्ड या फैंसी सा जो मैं वर्ड बोलूंगा उसी के बारे में कोई इंटरप्रिटेशन करने में आपने उसका इस्तेमाल किया है। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है आपकी वो जो सील है, जिसमें वो जो सील आपको दिखाई जाती है, ये जो सील है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है जिसके सर पर इसने एक हॉर्न जैसा कुछ आपका एक हेडगियर पहना हुआ है, ये आपका ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, इसके चारों तरफ में आपको कुछ जानवर दिखाए गए। अब इस सील में जो व्यक्ति बैठा हुआ है इसको हम लोगों ने पशुपति अपनी तरफ से बोल दिया। हमें नहीं पता ये इसको क्या नाम दिया होगा इन लोगों ने, ये एक्चुअल में कोई आपके देवता था इन लोगों के लिए, या कोई ऐसे कोई सिद्ध पुरुष था जिसको डिपिक्ट कर दिया, या कोई बड़ा आदमी था, हो सकता है ये इनका रूलर रहा हो, हमको इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं। मगर क्योंकि इस तरीके का मोटिव आपको दूसरे जनरली देखने को नहीं मिले और इसको देखकर समझ में आ रहा है, इस पर्टिकुलर मोटिव को देखकर आपको एक अंदाजा लग रहा है कि यार ये कोई आदमी ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है और इसके चारों तरफ ये जानवर जो हैं ये नहीं दिखा रहे कि ये जानवर इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ये कोई सिग्निफिकेंस, ये जो है कोई सिग्निफिकेंस बता रहे हैं, कोई एक भाव जो है दर्शा रहे हैं। एक राइनोसोरस दिख रहा है, एक आपको हाथी दिख रहा है, एक चीता दिख रहा है, एक दूसरा आपका जानवर दिख रहा है, ये कोई एक अलग भाव में इनको यहाँ पे पेंट किया गया, किस भाव में वो हमको नहीं पता। तो इसका कुछ ना कुछ सेंस बनता है और वो सेंस समझने की कोशिश में हम लोगों ने इसको जो है एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस वगैरह अपनी तरफ से दे दिया है, इसके साथ में एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया है, और इसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। तो जिस तरीके से हमको ये एक जो सील मिली है जिसमें योगिक पोस्चर के में जो है एक व्यक्ति बैठा हुआ आपको दिखाया गया है और उसके चारों तरफ में आपको 4 जानवर देखने को मिल रहे हैं, सर के ऊपर उसने एक हेडगियर पहन रखा है वगैरह वगैरह, इससे अब हम लोगों ने जो अंदाजे लगाए। इसी तरीके से हमको कुछ ऐसी सील्स वगैरह भी मिली हैं देखने के लिए जिसके ऊपर जो है आपको प्लांट्स के मोटिव्स देखने के लिए मिलते हैं। प्लांट्स के मोटिव्स का मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर आपको पेड़ पौधों की जो है पेड़ पौधों की आकृतियाँ वगैरह जो है वो दिखाई देती हैं, या पेड़ पौधों की आकृतियां जो है वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ से फिर आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने हिसाब किताब लगाया कि शायद ये भी हो सकता हो, या फिर ये भी एक संभावना बन सकती है कि ये लोग जो हैं ये पेड़ पौधों की भी जो है पूजा करते रहे होंगे, तभी ये पेड़ पौधों को जो है आपका इस तरीके से पेंट कर रहे हैं। अब ये भी एक अटकल है, हो सकता है शायद वो ऐसा करते हैं, हो सकता है शायद वो ऐसा ना करते हों, मगर जिस तरीके से हमने ये बोला कि भाई ये जो सील है, इस सील के ऊपर ये व्यक्ति जिस तरीके से यौगिक पोस्चर में बैठा है, अब इसके चारों तरफ में जो 4 जानवर दिखाए गए हैं और ऊपर एक कुछ लाइन लिखी गई है, इसमें इसको देख के लग रहा है कि ये ध्यान की मुद्रा में है और ये शायद या तो कोई आपका रिलीजियस सेरेमनी वगैरह परफॉर्म कर रहा है या फिर ये सिर्फ मेडिटेट कर रहा है, ऐसा कुछ एक आपको इंडिकेशन जो है यहाँ से समझ में आता है। अब हमको नहीं पता कि ये एक्चुअल में जो है कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखता भी है कि नहीं रखता, मगर हमने अपनी तरफ से जो है जो भी हमारी स्टडी, जो भी हमें समझ में आई बातें, उसके बेसिस में हमने अंदाज़ा लगाया कि भाई इसका कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस बनता है, ये शायद हड़प्पा वाले इसकी पूजा करते रहे होंगे और हमने अपनी तरफ से इनको नाम दिया है पशुपति। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से जो दूसरी सील्स मिली हैं उस पर एक पर्टिकुलर तरीके के पेड़, जैसे बरगद के पेड़ की आज पूजा की जाती है, या फिर पीपल के पेड़ को जो है आप काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो इस तरीके से कुछ स्पेसिफिक पेड़ों की जो आकृतियां हैं या जो कुछ स्पेसिफिक तरीके की जो ट्रीज वगैरह या प्लांट्स वगैरह हैं उसकी आकृतियां, या फिर हमको ऐसा लगता है कि एक जैसी आकृतियां जो हैं आपको सील्स वगैरह पे देखने को मिलती हैं या मोटिव्स के फॉर्म में देखने के लिए सील के ऊपर आपको मिलती हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया है कि भाई हो ना हो ये लोग शायद आपका नेचर की वर्शिप भी किया करते थे, ये प्रकृति की पूजा भी किया करते थे। ठीक है जी। अब
कई बार आपको ये होता है, जैसे अब ये कि एनिमल आपको देखने को मिलता है, वन हॉर्न एनिमल है, इसको कई बार हम लोग यूनिकॉर्न कह देते हैं। जैसे फोटोग्राफ में आप देखिए यहाँ पे आपको ये जानवर देखने के लिए मिल रहा है जो जिसका सर के ऊपर एक हॉर्न बना हुआ है, और इसको हम लोगों ने जो है यूनिकॉर्न कह दिया। ये तो राइनो है, ये होता है, टाइगर भी होता है, एलिफेंट भी होता है, तो ये उस वक्त भी होते थे, ये आज भी होते हैं, तो इनके बारे में हमको पता है। मगर अब ये जो जानवर है राइनो, ये जो एक ये जानवर है जिसका एक आपका सींग है, जिसको हम लोग यूनिकॉर्न बोल रहे हैं, इसके बारे में अब क्योंकि इस तरीके का जानवर अभी नहीं होता, तो या तो दो चीजें हो सकती हैं, इस तरीके का जानवर उस जमाने में रहा होगा और उसके बाद में वो विलुप्त हो गया, हालांकि इसकी संभावना थोड़ी सी कम है। तो ये भी हो सकता है कि ये शायद अपने आप में कोई एक मिथिकल जानवर रहा होगा, या फिर कोई कंपोजिट क्रिएचर रहा होगा, और इसको जो है इन लोगों ने इसके ऊपर पेंट कर दिया, इसको इन लोगों ने जो है इसके ऊपर डिपिक्ट कर दिया। कुछ सील्स ऐसी भी हैं जिसमें अब ये जो यौगिक पोस्चर में बैठा हुआ है जो व्यक्ति बताया गया है, जिसको जो चारों तरफ से जो आपका ये जो जानवरों से घिरा हुआ है, अब इसमें कई सारी सील्स में हमको ये व्यक्ति बार बार देखने को मिला। तो इसके बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने ये किया कि इसका नाम जो है प्रोटोशिवा कर दिया। प्रोटोशिवा का मतलब क्या है? ये जो भगवान शिव की हम पूजा करते हैं हिंदुइज्म में या सनातन धर्म में, जो हम लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, आर्कियोलॉजिस्टों ने ये माना कि शायद ये भगवान शिव की जो पूजा का सबसे अर्लीस्ट रूप था, उस वक्त में भगवान शिव का डिपिक्शन है, इसलिए इनको जो है प्रोटोशिवा बोल दिया। यानी कि शुरुआती वक्त में जो आपका अगर कोई चीज हो रही है तो उसके नाम के आगे प्रोटो लग जाता है। भगवान शिव की जो पूजा अर्चना और आराधना है, शायद ये उसका शुरुआती फॉर्म था, इसलिए। अब ये इन लोगों का मानना है, सच है नहीं है वो एक अलग बात है, मगर ये इन लोगों का मानना है कि शायद ये शुरुआती वक्त था, ये शायद शुरुआती वक्त में जो है भगवान शिव की पूजा अर्चना दिखाते थे, क्योंकि इस तरीके की सील्स काफी सारी मिल गई हैं, इसलिए उसके बेसिस पर ये जो पर्टिकुलर यौगिक पोस्चर में बैठा हुआ व्यक्ति है, इसको इन लोगों ने नाम दे दिया प्रोटोशिवा। इसके अलावा इनको कई जगहों पे कुछ कोनिकल ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी देखने को मिले हैं, और इनको इन लोगों ने शिवलिंग के फॉर्म में जो है क्लासिफाई किया है। जो भगवान शिव की पूजा एक सिंबल के रूप में, शिवलिंग के रूप में होती है, तो शिवलिंग के रूप में भी जो है आपने इनको क्लासिफाई किया है, आपने इनको जो है दिखाया है। तो क्योंकि इस तरीके से एक व्यक्ति आपको यौगिक पोस्चर में बैठा हुआ देखने के लिए मिल रहा है, उसके चारों तरफ जानवर वगैरह डिपिक्ट किए जा रहे हैं। भगवान शिव को कई बार इस तरीके से दिखाया जाता है, ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं, उनके चारों तरफ उनके गण वगैरह हैं, और वो गण पूरी तरह से इंसान नहीं होते, उसमें फिर जानवर भी हैं और भी कई सारे लोग आते हैं, और उनको पशुपतिनाथ बोला जाता है। तो उससे फिर इन लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज को जोड़ा है, और क्योंकि भगवान शिव का जो एक सिंबल है वो शिवलिंग के रूप में भी जो है पूजा जाता है, और उस तरीके के शिवलिंग कह लीजिए या फिर उस तरीके के कोनिकल ऑब्जेक्ट्स कह लीजिए जो लिंग के फॉर्म में आपको मिले हैं, लिंगास के फॉर्म में आपको मिले, या जिनको लिंगास के फॉर्म में क्लासिफाई किया गया, वो भी एक इशारा देता है कि शायद भगवान शिव की जो पूजा अर्चना आज भी हो रही है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और एंड बियॉन्ड, ये शायद उसका शुरुआती फॉर्म था, उसकी जो शुरुआती प्रैक्टिसेस डेवलप हो रही थी, तब की बात है। अब मैनी रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ हड़प्पन रिलीजन आर मेड ऑन द अजम्पशन दैट लेटर ट्रेडिशंस प्रोवाइड पैरेलल विद अर्लियर वंस। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हड़प्पा के रिलीजन के बारे में जो बहुत से अजम्पशंस हम बनाकर चल रहे हैं, जितनी बातें मैंने करी, कोई भी एक सॉलिड प्रूफ नहीं दे सकते अपन लोग किसी भी चीज का, अपन सिर्फ अटकलें लगा रहे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है वगैरह वगैरह। तो ये जो जितने भी अपन लोग अटकलें लगा रहे हैं या फिर जितने भी अपन लोग अजम्पशंस बना रहे हैं हड़प्पा के रिलीजन के बारे में, ये इस पर्टिकुलर बात के ऊपर बेस्ड है कि भाई जो अभी आपका कोई आने वाले वक्त में जो सक्सेसिव रिलीजन होता है, वो अपने से पहले वाले रिलीजन का कुछ ना कुछ ट्रेडिशन वगैरह जो है वो फॉलो करता है, और इसके बेसिस पे फिर हम लोग उनके बीच में एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां से जो है हमको काफी सारी बातें समझ में आती हैं। क्या ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अजम्पशन लगाकर चल रहे हैं कि हड़प्पा के बाद में भी जो आपके लेटर ट्रेडिशंस वगैरह हैं, उन्होंने हड़प्पा वालों से कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, और इसके या कुछ ना कुछ तो चीजें या कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिसेस मॉडिफाइड फॉर्म में ही सही, मगर वो आगे लेकर चले होंगे। तो उन प्रैक्टिसेस के साथ में अगर हम लोग पैरेलल्स ड्रॉ करें तो हमें कुछ ना कुछ पता चल सकता है। ये पर्टिकुलर एक अजम्पशन है, और इसके ऊपर हड़प्पा के रिलीजन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का जो एक धर्म था या उनके जो रिलीजियस बिलीफ्स थे, उसके बारे में कुछ अजम्पशंस लगाने की कोशिश की गई। इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। सपोज कर लीजिए कि भाई एक पर्टिकुलर जगह पे एक तरह के लोग रहा करते थे, अब वहां पे फिर हमला हो गया या फिर वहां पे और अलग तरीके के लोग आ गए, जो भी कुछ हुआ, मगर वहां पे एक नई तरीके के लोग आ गए और उन सबके बीच में आपस में एसिमिलेशन हुआ, और आगे भी जो है वो जगह पे आप जो भी आपका काम वगैरह है वो चलता रहा, लोग वहां पे रहते रहे। अब जब तक यहाँ पे वो एक तरीके के लोग रहते थे, उनका एक तरीके का कल्चर था, फिर उसके बाद में जो दूसरे तरीके के लोग आए उनका भी अपना एक कल्चर हुआ, दोनों का कल्चर आपस में मिक्सअप हुआ, और उसके बाद में एक नए तरीके का फ्यूजन या फिर एक नए तरीके का मॉडिफाइड कल्चर आपको देखने के लिए मिला। अब ये जो नए तरीके का मॉडिफाइड कल्चर है,
और ये जो पुराने कल्चर्स थे अगर उनके बीच में हम लोग पैरेलल्स ड्रॉ करें तो हमें काफ़ी कुछ जो बीते हुए कल्चर्स हैं उसके बारे में पता चल जाएगा, जिनके फ्यूजन के, जिनके मिक्सअप के चलते, जिनके कॉम्बिनेशन के चलते आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। तो यही बात जो है यहाँ पर लागू की गई कि हड़प्पा के बाद जो आपके लेट हड़प्पन कल्चर्स हुए या फिर इन्हीं जगहों पर जो दूसरे लोग रहते रहे, उन्होंने फिर जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह अपनी अपना ली थी, उनके साथ में पैरेलल्स ड्रॉ किए गए और उसकी मदद से जो है फिर आपने एक अंदाजा लगाने की कोशिश करी या फिर आपने अजम्पशंस वगैरह लगाने की कोशिश करी या फिर इसकी मदद से आपने हड़प्पन रिलीजन को या हड़प्पन के रिलीजन को जो है आपने रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी। इसकी वजह यह है कि आर्कियोलॉजी का ये बेसिक नियम है। अब आप ये पूछ सकते हो कि भैया ये आप ऐसे पैरेलल्स क्यों ड्रॉ कर रहे हो, तो इसकी वजह यह है कि भैया ये जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, इनका ये जो पर्टिकुलर काम करने का तरीका ये है कि वो जो चीज आपको पता है उसको, जो चीज आपको नहीं पता है उसके साथ में जो है कंपेयर करते हैं और उसकी मदद से कुछ आपके पैरेलल्स ड्रॉ करके कुछ असम्पशंस वगैरह लगाते हुए अननोन टेरिटरी में उतरते हैं और उसके बारे में फिर जानने की कोशिश करते हैं। या फिर यूं बोलूं कि जहां पर हम लोग आज खड़े हुए हैं, हम अपने पास्ट में वहीं से पीछे की तरफ में चलना शुरू करते हैं, या फिर जहां पे हम अपने प्रेजेंट में खड़े हैं वहीं से पीछे पलट कर हम अपने पास्ट के बारे में देखते हैं या फिर उसके बारे में सोचते हैं या उसके बारे में जो है हम अंदाजा वगैरह लगाते हैं। हम जहां पे पहुंच गए हैं उसके साथ में हम अपने पास को कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम कम से कम आज के बारे में जो है सब कुछ जानते हैं। यही जो है आपका एक बेसिक फीचर है जिसके ऊपर काम चलता है। While this is plausible in the case of stone cairns and pots, it becomes more speculative when we extend it to religious symbols। अब कुछ आपके जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं उनके केस में इस तरीके के पैरेलल्स ड्रॉ करना आसान होता है कि आज की तारीख में आप जिन चीजों का इस्तेमाल जैसे कर रहे हो उससे मिलती जुलती हुई चीजें अगर आपको एक बीती हुई सभ्यता में मिली है तो आपने उनके साथ में कंपैरिजन ड्रॉ करके ये पता करने की कोशिश करी कि ये लोग इसका, इन बर्तनों का या फिर इन चीजों का किस लिए इस्तेमाल करते थे। तो ये इस तरीके का आपका जो ये अप्रोच है ये कुछ चीजों में काम आ जाता है। जैसे पत्थर के बने हुए आपको अगर कुछ बर्तन वगैरह मिल गए या फिर आपको मिट्टी के बने हुए पॉट्स या पॉटरी वगैरह मिल गई तो वहां तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाता है कि ये लोग भी यार इसका वही इस्तेमाल करते थे, मोर और लेस चीजें वगैरह रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, पानी वगैरह इकट्ठा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, जैसे कि हम लोग आज की तारीख में करते हैं। तो ये कंपैरिजन लगाना कोई खास मुश्किल काम नहीं है, ये आसानी से हो जाता है। मगर ज्यादा स्पेक्यूलेशंस हमको करना पड़ते हैं रिलीजियस सिंबल्स के केस में। अब अगर एक ऐसी बीती हुई सभ्यता है जिसके रिलीजन के बारे में हमको कुछ अते पता ही नहीं है, अब यहां पर हम लोग पैरेलल्स लगाकर, स्पेक्यूलेशन लगाकर, अजम्पशंस लगाकर ही चल सकते हैं और इसी की मदद से जो हम लोग किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। अब जैसे कि अब प्रोटोशिवा की सील्स में ही देख लीजिए। अब हम लोग यहां पर ये इनको प्रोटोशिवा सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने 2-4 सीलों में देखा और उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि ये प्रोटोशिवा है और हिंदुइज्म का जो है शुरुआती वक्त है ये और वो, ऐसा नहीं किया। देखिए हमने क्या ये सील देखिए पहले तो। अब ये जो आपको सील जो है कई बार आपको देखने को मिली। अब इसमें हमको जो भी व्यक्ति वगैरह दिख रहा है उसके बारे में जो हमने अपने अंदाजे लगाए, जो अटकलें लगाई, जो शिवलिंग के सिंबल्स हमको मिल गए, वो सब एक जगह। सबसे शुरुआती जो आपको टेक्स्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, हड़प्पा वालों ने तो कुछ आपके टेक्स्ट वगैरह छोड़े नहीं, मगर जो सबसे शुरुआती आपको कंपाइलेशंस या टेक्स्ट देखने को मिलते हैं ऋग्वेद वगैरह के, जो 1500 से लेके 1000 बिफोर कॉमन एरा के बीच में लिखे गए थे, इसमें एक देवता का जिक्र आता है जिसका नाम है रुद्र। ठीक है जी, इसमें एक देवता का जिक्र आता है जिसका नाम है रुद्र, मगर साथ ही साथ ये जो नाम है ये बाद में, इस टाइम पीरियड के बाद में जो आपके पुरानी ट्रेडिशंस भी डेवलप हुए उसमें ये नाम भगवान शिव के लिए भी इस्तेमाल किया गया। लगभग आपके 1000 बिफोर कॉमन एरा के आसपास से या उसके थोड़ा जैसे हम लोग आगे चलते हैं 800-900 बिफोर कॉमन एरा के आसपास से आपको ये नाम जो है रुद्र भगवान शिव के लिए भी इस्तेमाल होता हुआ समझ में आता है। मगर ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोटोशिवा को ये आपको कब देखने को मिल रहा है? 4-4.5 हजार साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन में इस तरीके से आपको ये सील देखने को मिल गई, कुछ शिवलिंग देखने को मिल गए, ये प्रोटोशिवा हो गए। अब ये सारी बातें परे रखिए। इसके बाद में आपको एक ऋग्वेद है जो 1500 से लेकर 1000 बिफोर कॉमन एरा के बीच में, ऐसा हिस्टोरियंस का कहना है, लिखा गया था। इसमें एक ईश्वर या एक देवता का जिक्र आपको देखने को मिलता है जिनका नाम है रुद्र। अब ये नाम जो है बाद में भगवान शिव के लिए 1000 बिफोर कॉमन एरा के आसपास से या फिर पहले मिलेनियम के आसपास से आपका जो पुरानी ट्रेडिशंस डेवलप होना शुरू हुए उसमें भगवान शिव के लिए नाम जो रुद्र है इसका इस्तेमाल होता हुआ आपको समझ में आता है। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात जो आती है निकल के, हालांकि एक जो इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है वो ये है कि जो रुद्र नाम है ऋग्वेद में, ये या फिर जो ईश्वर, ये जो आपके देवता हैं जिनको आप भगवान रुद्र बोल सकते हैं, इनको पशुपति के रूप में डिस्क्राइब नहीं किया गया है, ना ही इनको एक योगी के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। अब मजे की बात यह है कि भगवान शिव को पशुपति भी बोला जाता है, भगवान शिव को पहला या फिर आदि योगी भी बोला जाता है जिन्होंने योग की शुरुआत करी थी। मगर यहां पर जो आपको ऋग्वेद में डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलता है
इसमें ना तो इनको पशुपति बोला गया है यानी कि लॉर्ड ऑफ एनिमल्स इन जनरल एंड कैटल इन पर्टिकुलर, ना इनको योगी बताया गया है। तो दूसरे शब्दों में अब ये जो भगवान रुद्र का जो डिस्क्रिप्शन है ऋग्वेद में वो भगवान शिव के डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं खाता, मगर फिर भी भगवान शिव को रुद्र बोलना शुरू कर दिया गया या फिर रुद्र वर्ड जो है वो भगवान शिव के साथ में जुड़ गया। अब कैसे जुड़ गया इसके अपने पास में जवाब नहीं है, मगर फिर भी इसकी मदद से जो एक पैरेलल वगैरह ड्रॉ करने की कोशिश की गई है। तो यहां से अब ये जो भी इनको ये स्टडीज वगैरह देखने को मिली और ये जो यहाँ पर आपको देखने के लिए एक देवता जैसा या फिर एक ध्यान में बैठा हुआ एक योगी देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीजों के बेसिस पर इन लोगों ने ये ठीक समझा कि भाई इनको जो है प्रोटो शिवा बोलना ही ठीक रहेगा, क्योंकि काफी हद तक ये भगवान शिव के डिस्क्रिप्शन से मैच खाते हैं। ध्यान में भी बैठे हुए हैं, जानवर भी इनके आसपास देखने को मिल रहे हैं, और बाद के ट्रेडिशंस में इनको भले ही रुद्र बोलना शुरू कर दिया गया, मगर ऋग्वेद का रुद्र जो है या ऋग्वेद के जो रुद्र हैं वो भगवान शिव के जनरल डिपिक्शन से मैच नहीं खाते, मगर ये मैच खाते हैं, इसलिए इनको हमने प्रोटो शिवा के नाम से जानना शुरू कर दिया। अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि हो सकता है कि ये जो जिनको आप देवता मान रहे हो या जो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए योगी हैं ये रिलीजियस सिग्निफिकेंस ना रखते हो सकता है कि ये शमान रहे हो कोई, यानी कि कोई आपका कर्म कांड करने वाले व्यक्ति रहे हो। तो कुछ स्कॉलर्स वगैरह ये भी सजेस्ट करते हैं, मगर हकीकत क्या है इस बारे में हम लोग बहुत कुछ नहीं कह सकते। अब इस तरीके के छोटे छोटे आपको कोनिकल ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं, कई लोग इनको शिवलिंग भी बोलते हैं, कई लोग ये मानते हैं कि शायद ये गोटियों के रूप में इस्तेमाल किए जाते होंगे खेलने के लिए। तो इस तरीके की कई सारी अब चीजें हैं जो कंफ्यूज करती हैं। तो मगर फिर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सब कुछ नहीं जानते, काफी हद तक जो है बहुत सी चीजें अभी भी हम लोगों को डिसाइफर करना बची हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे शायद हमें और अंडरस्टैंडिंग इसकी मिलेगी। बट आज की कहानी जो है हाल फिलहाल की कि हमें ये जो है अटकलों का या ये सारी प्रॉब्लमों का जो है सामना करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे जो मैंने बोल दिया कि इस तरीके की समस्याएं आती हैं, अब यहाँ से आपको लगेगा ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जो अजम्पशंस आप लगा रहे हो वो जरूरी थोड़ी ना वो सच हो सकता है कहानी कुछ ऑल टुगेदर हो, मगर इतना सब होने के बाद भी, इतने कंफ्यूजन और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ में भी हम लोगों को काफी कुछ जो है इतना कई दशकों का आर्कियोलॉजिकल वर्क के बाद में हमको फिर भी काफी सारी चीजें जो है पता चली हैं। हमें आज की तारीख में हड़प्पन इकोनॉमी के बारे में एक बहुत फेयरली अच्छा खासा अंदाजा है। हमने मेसोपोटामिया तक में जो है जाकर इनकी सील्स वगैरह खोज मारी और हमें पता चल चुका है कि भाई ये लोगों का कितने दूर दूर के लोगों के साथ में उस वक्त में ट्रेड हुआ करता था। तो हड़प्पन इकोनॉमी के बारे में हमको अच्छी जानकारी है। अब ये सारी अटकलों के बेसिस पे चले मान लेते हैं रिलीजन के बारे में इनके बहुत ज्यादा अच्छे हम लोग अंदाजे नहीं लगा सकते, जो अंदाजे लगाते हैं वो बहुत चैलेंज हो जाएंगे, कई जगहों पे गलत हो जाएंगे, कई जगहों पे ऑल टुगेदर आप कह सकते हैं हवा हवाई ख्याल है। ये सारी बातें सच हैं कि हवा हवाई ख्याल भी हो सकते हैं सब, ये यहाँ पे हम लोगों के पास में अच्छा कोई डिपिक्शन नहीं है। मगर इसका ये भी मतलब नहीं है कि आर्कियोलॉजी जो है फिर अटकलें और अंदाजों पर ही चलती है। जो स्टडी इतने दशकों तक की गई है उसने काफी सारी चीजों में हमको एडवांसमेंट दिया भी है। हड़प्पन के रिलीजन के बारे में चले बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, मगर किस तरह से इनकी इकोनॉमी चलती थी उसके बारे में हमको पता है। साथ ही साथ इनके सोशल डिफरेंसेस वगैरह के बारे में ठीक ठाक अंदाजा हमको लग गया है, प्लस एक अच्छा खासा अंदाजा हमें इस बात का लग गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन काम कैसे किया करती थी। ये बात अभी तक क्लियर नहीं है आपका कि ये लोग जिस भाषा में लिखते थे वो कैसी थी, वो जो भाषा बोला करते थे वो कैसी रही होगी। इसकी वजह यह है आज की तारीख तक हम लोग इनकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं कर पाए, आज की तारीख तक हम लोग इनकी स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाए। अब ये किस्मत की बात है कि किसी तरीके से कहीं पर हमको कोई ऐसी स्क्रिप्ट मिल जाए जहां पे या कोई ऐसा कोई टैबलेट या ऐसा कोई सोर्स मिल जाए जिसमें हड़प्पा वालों की स्क्रिप्ट भी लिखी हो और उसका ट्रांसलेशन भी किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखा हो। अगर इस तरीके की एक बाईलैंग्वेज हमको इंस्क्रिप्शन भी मिल जाए और उसमें एक लैंग्वेज हम पढ़ पाए हड़प्पा की स्क्रिप्ट के साथ में जो पैरेलल में, तो शायद उसकी मदद से इसका डिसाइफरमेंट हो जाए। खैर अगर नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर हो जाए तो शायद हड़प्पन वाले क्या लैंग्वेज बोला करते थे, इसमें किस तरीके से ये अपनी बातें कहा करते थे, शायद ये सारी बातें हमें काफी हद तक समझ में आ जाए, काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएं। मगर पॉइंट ये है कि ये सारी बातें मगर ये सारी चीजें जब होंगी तो होंगी जब तक, मगर और हो सकता है ऑल टुगेदर आपका जो अंडरस्टैंडिंग है हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो बदल जाए आपको जब पता चले इनकी जो स्क्रिप्ट वगैरह है उसके बारे में, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं उससे हो सकता है आपको एक ऑल टुगेदर एक अलग तरीके की दुनिया जो है समझ में आए। मगर आज की तारीख में इन सारी चीजों के बारे में हमको अच्छा खासा अंदाजा है। फिर भी कई सारे ऐसे रिकंस्ट्रक्शंस हैं जो स्पेक्युलेटिव हैं, जिनके बारे में सिर्फ हमने स्पेक्युलेशन किया है, जिसके बारे में सिर्फ हम लोगों ने गैसिंग करी है। अब एग्जैक्ट में क्या हकीकत है या किस चीज के लिए इनका एक्चुअल इस्तेमाल होता था वो हम लोग कभी शायद जान नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए वही जो शानदार सा जो स्विमिंग पूल इन लोगों ने बना रखा है जिसको हमने ग्रेट बाथ नाम दे दिया, अब ये सच में रिचुअल स्ट्रक्चर था या इसका कुछ और ही इस्तेमाल हुआ करता था? हिंदी फिल्मों में जो आपका विलन जनरली स्विमिंग पूल में बैठ के मजे करता रहता है, ये उस तरीके के आपके बड़े आदमियों की जो है कह सकते हैं कि रेस्ट करने की या फिर उस तरीके से आपका
हाँ, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की जगह हुआ करती थी, या सच में रिचुअल बात के लिए इस्तेमाल होता था, हमें नहीं पता, मगर ये एक स्पेक्यूलेशन है, क्योंकि इस तरीके का स्विमिंग पूल कह लें, इस तरीके का स्ट्रक्चर कह लें, आपको कहीं और देखने को नहीं मिला। अब कितना ज्यादा जो है लिटरेसी वाइड स्प्रेड थी, लोग कितना पढ़े लिखे थे, कितने लोग पढ़ लिख सकते थे, इस बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं है। इसी तरीके से आप ये सवाल कि आपके जो हड़प्पन सिमेट्रीज हैं, यानी कि हड़प्पा वाले जहां पे अपने लोगों को गाड़ा करते थे, जहां पे अपने मुर्दों को दफनाया करते थे, यहां पर बहुत ज्यादा जो है बहुत सोशल डिफरेंशिएशन आपको समझ में क्यों नहीं आता। इतना तो क्लियर है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी लोगों के बीच में सामाजिक तौर पर जो है डिफरेंसेस थे, आर्थिक तौर पर भी जो है डिफरेंसेस आपको समझ में आते हैं। कुछ लोग ज्यादा अमीर थे, कुछ लोग उतने नहीं थे। आपका सीटाडेल और लोअर टाउन की बात कर ली जाए तो स्विमिंग पूल जैसे जो स्ट्रक्चर इन लोगों ने बनाए थे, सीटाडेल जैसी जगह पे बनाए थे, जो खास तरीके से आपको समझ में आता है, अलग की गई थी, सेग्रीगेट कर कर बनाई गई थी। ग्रेट बात हमने उसको नाम दे दिया अपनी तरफ से, मगर इस तरीके के स्ट्रक्चर्स और आपका ग्रीनरी और बाकी सारी चीजें आपको एक इंडिकेशन देती हैं कि सोशल डिफरेंसेस तो थे। मगर इतना सब होने के बाद में भी आपको सोशल डिफरेंसेस, इनकी जो दफनाने की जगह है वहां पे देखने को क्यों नहीं मिलते। जैसे इजिप्ट में फिराओ के पूरे बड़े बड़े आपके पिरामिड्स बनाए जा रहे हैं, उस तरीके से राजा या कोई बड़ी अथॉरिटी वगैरह का आपको बड़ी सी कोई कब्र वगैरह अभी तक देखने के लिए नहीं मिली है। सबको ऑलमोस्ट मोर और लेस एक ही साथ जो है दफनाया जाता है, और बहुत ज्यादा सोशल डिफरेंशिएशन आपको समझ में नहीं आता। Also unanswered are the questions on gender. Did women make pottery or did they only paint pots as the present? अब कई सारे सवाल जो हैं जेंडर को लेकर भी जो है क्लियर नहीं है, आज तक इनके भी जवाब नहीं है। जैसे कि एक बड़ा कॉमन सवाल है कि जो महिलाएं हैं वो पॉटरी बनाती भी थी या सिर्फ पॉटरी बन जाने के बाद में उसको पेंट किया करती थी, जैसे आज की तारीख में कस्टम्स हैं। जो कुम्हारी का काम करते हैं, जो कुम्हार होते हैं, उनमें एक ये चीज देखी गई है कि पुरुष जो है जनरली आपका पॉटरी बनाते हैं, और जब सब वो पक जाती है, उसको बढ़िया बना लिया जाता है, उसके बाद में उसके ऊपर रंग रोगन किया जाता है, रंग वगैरह लगाया जाता है, और वो सारा काम आपका महिलाएं करती हैं। आज की तारीख में ये चीज आपको देखने को मिलती है, मगर उस टाइम पीरियड में भी क्या ऐसा ही हुआ करता था? पुरुष आपके जो हैं ये पॉटरी बनाया करते थे और महिलाएं जो है उसके ऊपर रंग रोगन करती थी, या फिर उस वक्त महिलाएं भी पॉटरी बनाया करती थी और सारा काम जो इकट्ठा साथ में बराबरी से करती थी। ये सारी की सारी चीजें अभी तक जो है अनआंसर्ड हैं, इनके बारे में हमारे पास में कोई जवाब नहीं है। मगर फिर वही बात आ जाती है, स्पेकुलेशन पर जो है अपनी कहानी चल रही है। तो इस तरीके से ये सारी बातें अपन लोगों ने देख के खत्म करी। ये अब यही सवाल जो है आप क्राफ्ट पर्सन के लोगों के लिए पूछ सकते हो, जो लोग आपके अलग अलग तरीके के क्राफ्ट बनाया करते थे, उनके बारे में भी इसी तरीके के सवाल वगैरह पूछे जा सकते हैं। ये जो टेराकोटा की फीमेल फिगराइंस वगैरह हैं, इनका किस लिए इस्तेमाल होता था? आपने जो टेराकोटा की मूर्तियां बनाई, खासतौर पर जो आपकी फीमेल जो मूर्तियां बनाई गई हैं, जो महिलाओं की मूर्तियां बनाई गई हैं, जिसमें आपको मदर गॉडेस की मूर्ति भी देखने को मिलती है, इनका प्रयोजन क्या था? ये मूर्तियां बनाई क्यों गई थी? इसका जवाब जो है हमारे पास नहीं है। इस सवाल का जवाब आज तक हमारे पास में नहीं है। बहुत कम स्कॉलर्स ने जो है ये जेंडर का इशू जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेक्स्ट में स्टडी किया है। इसमें भी और ज्यादा स्टडी की जरूरत है, और ये अपने आप में पूरा का पूरा एक एरिया है जिसमें शायद फ्यूचर में और ज्यादा काम वगैरह होगा या होना चाहिए, मगर आज की तारीख में इसका भी हमारे पास में कोई जवाब नहीं है। कई सारे आपके रिकंस्ट्रक्शन जो हैं ये आपके स्पेक्युलेटिव रह जाते हैं, और ये सारी की सारी चीजें जो हैं अपने को ये जो आपका क्राफ्ट पर्सन वाली बात हो गई, ये इन सारी चीज़ों का हमारे पास आज की तारीख में ऐसा कोई जवाब नहीं है। मगर हाँ, इस पे काम चल रहा है, और आगे शायद फर्दर हमको और ज़्यादा जब काम होगा तो ये जो जेंडर का इशू है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, शायद हमको इसके बारे में थोड़ी ज़्यादा अच्छी जानकारी मिले, थोड़ी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले। चलें आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ में जो हमारा पहला चैप्टर है बीट्स बोन्स एंड ब्रिक्स, उसका जो है लास्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, वो यहाँ पे अपना ख़त्म होता है। एंड इसके बाद में सिर्फ इस चैप्टर में एक चीज़ और रह जाती है करने के लिए, वो है इसकी टाइमलाइंस वगैरह। तो अब हम लोग इसकी टाइमलाइंस के बारे में बातचीत करेंगे, उनको देखेंगे, एंड फाइनली इसके साथ में हम लोग अपना चैप्टर जो है वो कंक्लूड करेंगे। चलें देखते हैं सर। तो पहली जो टाइमलाइन है उसमें आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से आपके अलग अलग फेजेस वगैरह जो हैं गए हैं, या फिर किस तरीके से हम लोग टाइम के जो अलग अलग आपका जो समय बीत चुका है उसमें हम लोग टाइम को किस तरीके से जो है डिवाइड करते हैं, आपके जो फेजेस वगैरह या पीरियड्स वगैरह गए हैं उसको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले तो 2 मिलियन बिफोर प्रेजेंट अगर हम बात कर लें तो उस 2 मिलियन बिफोर प्रेजेंट की बात कर लेते हैं, यानी कि आज से 2 मिलियन साल पहले जो भी हो रहा था, इंसान जो भी स्थिति में था, जानवर था, बंदर जानवर के बीच में हाइब्रिड था, बदल रहा था, उसके बाल गिर रहे थे, उसकी पूंछ जा रही थी, और वो उसका बौद्धिक विकास हो रहा था, जो भी चीजें हो रही थी। मगर आज से 2 मिलियन साल पहले, आज से 20 लाख साल पहले का जो भी इतिहास है, जो भी थोड़ा बहुत है, उसको हम लोग लोअर पैलियोलिथिक बोलते हैं। उसके बाद में आज से 80,000 साल पहले का जो का जो टाइम पीरियड है, जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंसान आ चुका था, और यहाँ पर जो है अपनी बस्तियां वगैरह उसने बसाना अब तक शुरू नहीं करी थी, मगर एक हंटिंग गैदरिंग की जिंदगी जो है वो जीना शुरू कर चुका था। उस टाइम पीरियड को बोला जाता है मिडिल पैलियोलिथिक
पेलियोलिथिक। 35,000 साल पहले की बात करेंगे आज से तो उसको बोला जाता है अपर पेलियोलिथिक। आज से 12,000 साल पहले की बात करेंगे तो उसको बोला जाता है मीजोलिथिक। आज से 10,000 साल पहले की बात करेंगे तो उसको कहा जाता है नियोलिथिक। नियोलिथिक फेज में आपको अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट एंड पेस्टोरलिस्ट देखने को मिलने लगे थे। मतलब आज से लगभग 10,000 साल पहले हिंदुस्तान में खेती वगैरह की शुरुआत होती है और आपको कुछ पशुपालन वगैरह देखने को मिलता है। लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक में सिर्फ आपकी हंटिंग गैदरिंग वाली जिंदगी चल रही है और पत्थर का थोड़ा बहुत इस्तेमाल टूल के रूप में करना आ गया है। मीजोलिथिक फेज में क्या हुआ है कि हंटिंग गैदरिंग भी चल रही है, पत्थर के टूल्स का इस्तेमाल करना भी आ गया, बट टूल्स वगैरह में थोड़ा सोफिस्टिकेशन आपको देखने को मिलता है। माइक्रोलिथ जैसा एक टूल आपको देखने को मिलता है। नियोलिथिक फेज में एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरलिस्ट के साथ में आपके टूल्स वगैरह पे पॉलिशिंग आ गई और टूल्स में और सोफिस्टिकेशन आ गया। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद में आपका 6,000 साल पहले जो आज से जो फेज है उसको हम लोग चैल्कोलिथिक बोलते हैं। चैल्कोलिथिक का मतलब है सबसे पहला जो इस्तेमाल है कॉपर का वो हुआ। याद रखिएगा, मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किया गया सबसे पहला धातु कौन सा है? कॉपर है। कई लोग आयरन ना लिख दीजिएगा, कॉपर है, याद रखिएगा। सबसे पहला जो आपका मेटल एज में जो फेज आया था वो चैल्कोलिथिक फेज है, या फिर जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं इसमें कॉपर का इस्तेमाल सबसे पहले हुआ था। 2600 बिफोर कॉमन एरा के आसपास में आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन से मेरा मतलब यहाँ पे जो मैच्योर फेज है हड़प्पन सिविलाइजेशन का उसकी बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद में लगभग 1000 बिफोर कॉमन एरा के आसपास में आपको आदमी जो है वो लोहे की खोज कर लेता है, तो अर्ली आयरन एज और साथ ही साथ आपको मेगालिथ ब्यूरियल्स वगैरह जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मेगालिथ ब्यूरियल्स के बारे में अपन लोगों ने सेकंड चैप्टर में डिटेल में बातचीत कर रखी है। सेकंड चैप्टर में, थर्ड, फोर्थ चैप्टर में भी इसके बारे में अपने को काफी कुछ देखने को मिलता है। और 600 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 400 बिफोर कॉमन एरा के बीच में अर्ली हिस्टोरिक जो फेज है जिसके बारे में अपने को अच्छी खासी जानकारी है, वो थोड़ा बहुत अपने को पता चलता है। महाजनपदों का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। भगवान बुद्ध हो गए, भगवान महावीर हो गए, वो अवतार लेते हैं। बुद्धिज्म जैनिज्म की शुरुआत होती है। मगध का जो है राइज होता है और यहाँ से फिर आपको जो है कंटिन्यूटी थोड़ा बहुत देखने को मिलती है, एक कंटिन्यूटी देखने को मिलती है हमारे इतिहास में। तो ये जो है आज की तारीख में कहानी है। अब फिर यहाँ पे एक जो बात आती है कि कई लोग जो है डेट्स वगैरह अलग अलग किताबें पढ़ेंगे तो उसमें आपको अलग अलग मिलेंगी। कई जगहों पर आपका जो पेलियोलिथिक एज है उसको 10,000 साल तक खींचा जाता है, मीजोलिथिक एज को 6,000 साल तक खींचा जाता है और नियोलिथिक एज को 6,000 से 4,000 साल के बीच में खींचा जाता है। और उसके बाद में फिर कई लोग आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन कर देते हैं। तो ये जो डेट्स हैं बेसिकली स्पेक्युलेटिव हैं। ऐसा नहीं है कि ये आज से 35,000 साल पहले की बात, पहले जो है अपर पेलियोलिथिक खत्म हो गई और 34,999 साल पर जो है आपका मीजोलिथिक शुरू हो गई, ऐसा नहीं था। ये स्पेक्युलेटिव डेटिंग है, इस तरीके से आपने करी है कि ये जो भी घटना है इतने से लेकर इतने कालखंड के बीच में या इतने टाइम पीरियड के बीच में हुई होगी। अब 2-3,000 साल, 4,000 साल ऊपर नीचे स्कॉलर्स खेलते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा जो है कौन सी डेट को सही मान रहा है। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, कई जगहों पर जो है दूसरी डेट्स भी ली जाती हैं। तो इस तरीके से अब इसमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। 4-5 हजार साल तक का डिफरेंस भी आपको कई जगहों पे देखने को मिलेगा, मगर मोर और लेस ये जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से फॉलो किया जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपका पेलियोलिथिक फेज आया, उसमें भी लोअर पेलियोलिथिक फेज सबसे पहले, मिडिल पेलियोलिथिक फेज और अपर पेलियोलिथिक फेज, उसके बाद मीजोलिथिक फेज आया, फिर नियोलिथिक फेज आया, फिर चैल्कोलिथिक फेज आया, फिर आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन आ गई या फिर यूं बोलूं कि ब्रॉन्ज एज आ गई, उसके बाद में आयरन एज आ गई और उसके बाद में अर्ली हिस्टोरिक फेज जो है अपना शुरू होता है। तो ये जो है अपनी पहली टाइमलाइन थी जिसमें हम लोगों ने बातचीत कर, जिसके बारे में हम लोगों ने टाइमलाइन देख ली, जिसकी मदद से हमने ये पूरा जो कंटिन्यूटी बनी हुई है उसको समझ लिया। अब जो दूसरी टाइमलाइन है इसमें हमको देखना है कि हड़प्पन आर्कियोलॉजी में जो मेजर डेवलपमेंट्स हुए थे वो क्या थे। यानी कि जैसे जैसे हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता चला गया तो कैसे कैसे हम इसके बारे में और ज्यादा स्टडी करते चले गए, कौन से वो पाथ ब्रेकिंग ईयर्स थे जिसमें हमको बहुत, आप कह सकते हैं कि कुछ बड़ी डिस्कवरीज वगैरह हुई। ये सारी की सारी बातें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। 19वीं सेंचुरी यानी कि 1801 से लेकर 1899 या 1900 के बीच की बात कर लेते हैं। 1800 से लेकर 1900 के बीच में 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पन सील के ऊपर एक रिपोर्ट छापी। मतलब ये कि हड़प्पा खोज लिया गया, खुदाई वगैरह कर करा के वहां पर जो चीजें वगैरह मिली, पहले उसकी गलतफहमी हो गई कि ये बौद्धों का कोई शहर है, मगर बाद में पता चला कि ये बुद्धिस्ट का कोई शहर नहीं है, ये एक अपने आप में ऑल टुगेदर अलग जगह है और इसका कोई लेना देना नहीं है बुद्धिस्ट वगैरह के साथ में। तो फिर उसको इंडिविजुअली पढ़ा गया, उसको जो है अपने आप में आइसोलेशन में देखा गया और अल्टीमेटली जो भी बातें समझ में आई उन सब के बेसिस पर हड़प्पन सील जो है, जहां से हमने अपने चैप्टर की बातचीत की शुरुआत करी थी, उसके बारे में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने एक रिपोर्ट छापी, पहला। उसके बाद में आपकी 20वीं सेंचुरी शुरू होती है, मतलब 1901 से लेकर 2000 के बीच की बात।
या फिर 1900 से 2000 के बीच में। सबसे पहले 1921 इंपॉर्टेंट डेट है। एमएस वत्स जो है वो हड़प्पा में एक्सकवेशन शुरू करते हैं। 1925 में जो है आपका मोहनजोदाड़ो में एक्सकवेशन शुरू होता है। 1946 में आरईएम व्हीलर जो है वो हड़प्पा में फिर खुदाई वगैरह करते हैं। इसके बाद आज़ादी मिल जाती है, उसके बाद और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सब चला गया पाकिस्तान में। तो 1955 में जो है अब दूसरी जो आपकी साइट्स वगैरह ढूंढने की कोशिश शुरू होती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो हिस्सा हमारे हिस्से में जो हिंदुस्तान आया उस पर्टिकुलर इलाके में। इसी पर्टिकुलर बात को आगे बढ़ाते हुए एसआर राव साहब जो है वो लोथल में एक्सकवेशन शुरू करते हैं। 1960 में बीबी लाल और बीके थापर जो है वो कालीबंगन में एक्सकवेशन शुरू करते हैं। 1974 में एमआर मुगल जो है वो आपका भावलपुर में एक्सप्लोरेशन शुरू कर देता है, भावलपुर पाकिस्तान में आज की तारीख में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 1980 में जो है जर्मन और इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम आती है, वो मोहनजोदारो में सरफेस एक्सप्लोरेशन शुरू कर देती है। अब ये हिस्सा भी पाकिस्तान में चला गया था, तो जो स्टडी हुई हमको उसके बारे में पता चला। 1986 में अमेरिकन टीम आपका हड़प्पा में एक्सकवेशन शुरू कर देती है। ये फिर आपका पाकिस्तान में हो रहा था सारा काम, जो भी स्टडी हुई वो हमको पता चली, अल्टीमेटली उसके जो भी रिजल्ट्स निकल कर आए। और 1990 में आर.एस. बिष्ट जो साहब हैं वो आपका धोलवीरा जो गुजरात में है वहां पे अपना एक्सकवेशन वगैरह शुरू कर देते हैं, और वहां से हमको फिर काफी सारी चीजें वगैरह जो है पता चलती हैं इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के बारे में, और इसके बारे में और फर्दर बातें जो है समझ में आती हैं। तो ये जो है कुछ मेजर पॉइंट्स हैं हड़प्पन आर्कियोलॉजी के बारे में, जो भी खुदाई वगैरह हुई, जो वहां से चीजें मिली, उनको जो स्टडी किया गया, उस सबका एक पर्टिकुलर टाइमलाइन आपको देखने को मिलता है। 1875 से जो है आपने रिपोर्ट से लिखना शुरू करी है, 1850s के आसपास से खुदाई शुरू हो गई थी। 100-150 साल हो गए हड़प्पा के बारे में पता किए हुए, मगर फिर भी अभी इसके बारे में सब कुछ हम नहीं जानते, और पता नहीं कितने साल और हम इसके बारे में कुछ नहीं जाने, सब कुछ नहीं जान पाएंगे। एंड ये स्टडी या फिर ये जो आपकी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, ये खुदाइयाँ जो हैं चलती रहेंगी, ये आपका एक्सकवेशंस होते रहेंगे, ये स्टडीज बनती रहेंगी, और नए नए आपकी जो चीज़ें हैं इसके बारे में हमको पता चलती रहेंगी। चलें, तो इसके साथ में आपकी जो सेकंड टाइमलाइन है वो भी खत्म होती है, एंड इसी के साथ में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी अपने सारे टॉपिक्स वगैरह थे वो भी यहीं पर समाप्त होते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो सेशन है यहीं पर अपना समाप्त होता है, और इसी के साथ में अपना जो चैप्टर नंबर 1 है वो भी यहीं पर अपना खत्म होता है। तो नेक्स्ट जो अपना सेशन रहेगा उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलेंगे, और उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह हैं उसके एक्सप्लेनेशन या उसके डिस्कशन वगैरह को देखेंगे। बट वो सारी की सारी बातचीत नेक्स्ट सेशन में। आज का जो सत्र है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एंड करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने सेशन की शुरुआत में कहा था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक जितने भी आपके क्लासेस हैं, सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स वगैरह जो हैं वो उनके सारे कोर्सेज वगैरह आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने के लिए मिलते हैं। यही बात सीबीएसई हिंदी मीडियम के ऊपर भी लागू होती है। इसके अलावा यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड एंड दूसरे भी जो आपके बोर्ड्स वगैरह हैं उनका भी आपको यहाँ पे कंटेंट वगैरह देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हैं, एनटीएससी हो गया, ओलंपियाड हो गया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया, तो उसकी भी प्रिपरेशन यहाँ पे आपको करवाई जाती है। उसका भी कंटेंट एक्सक्लूसिवली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। एंड स्पोकन इंग्लिश अगर आप पढ़ते हैं या स्पोकन इंग्लिश आप करना चाहते हैं, अगर आप अपनी अंग्रेजी सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे कंटेंट वगैरह अवेलेबल करवाया जाता है। तो ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज वगैरह आपको देखने के लिए मिलते हैं, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आपको एक्सेस करने के लिए मिलता है, और इसके लिए आपको एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। सारा जो हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट है ये एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपके मोबाइल फोन पर भी चल जाएगा ये सारा का सारा कंटेंट। इसको आप अपने टैबलेट पर भी एक्सेस कर सकते हैं, इसको आप अपने पीसी पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जिस पर भी आप इसको देखना चाहते हैं उस पर आप इसको चला सकते हैं, और इस पर आप इसको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं। एंड हम ये भी समझते हैं कि एक वीडियो जो है आप एक बार, 2 बार, मैक्स टू मैक्स 3 बार देख सकते हो समझने के लिए। उसके बाद आपको रिविजन करना होगा, और रिविजन के लिए जरूरत पड़ेगी नोट्स की। तो ये सारा का सारा जो कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है ये नोट्स के फॉर्म में भी आपको अवेलेबल करवाया जाता है। ये नोट्स आपको हार्ड कॉपी बुक्स के फॉर्मेट में भी अवेलेबल हैं, और अगर आप सॉफ्ट कॉपी बुक्स के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो उसके फॉर्म में भी अवेलेबल है। इनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप इसको ले सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप लोगों के मन में कोई शंका है, कोई शुबा है, कोई डाउट है, कोई सवाल है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई नई डिमांड करना चाहते हैं किसी नए कोर्स के लिए, कोई शिकायत है, कोई भी चीज़ है, तो उसके लिए आप इन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। आप यूट्यूब पे हमारे जो वीडियोस वगैरह हैं उस पर कमेंट कर सकते हैं, एंड इन पे कमेंट कर
अगर आप वहाँ पर भी जो है अपनी बात रख सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपको जवाब देंगे। फेसबुक का जो हमारा पेज है, इंस्टाग्राम का जो हमारा पेज है, इस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं, वहाँ पर भी हम आपको इसका आपका जो भी क्यूरीज वगैरह है उसको हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। इसके अलावा आप ट्विटर हैंडल पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर भी आप हमारे साथ आकर जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर भी जो है हम आपको फिर जो भी आपका डाउट्स वगैरह है या जो भी चीज़ें उनको क्लैरिफाई वगैरह करेंगे। तो उसका जितना हो सके आप इस्तेमाल करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने एडवांटेज में यूज़ करें। चाहे तो आप इसको यूट्यूब के चैनल पर ये सारा का सारा कंटेंट देखें, चाहे तो आप इसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाकर देखें, चाहे आप इसे मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर देखें, मगर अपने बेनिफिट में इसका जितना हो सके उतना ज़्यादा इस्तेमाल करें, जितना ज़्यादा हो सके इसकी मदद से अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को एनहांस करें, अपने नॉलेज की बेस को बढ़ाएं एंड सफलता और तरक्की के रास्ते पर चलते चलें। तो इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड आई वुड बी कंक्लूडिंग द सेशन। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।